बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मौसम जो है अभी क्योंकि दिन के टाइम अच्छी खासी गर्मी होती है और रातें जो है वो काफ़ी ठंडी हो चुकी हुई हैं, लेकिन उसके साथ हमेशा एक बात करती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। बदलते मौसम के साथ वायरल डिजीज़ भी होती हैं जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे होती हैं, तो लिहाजा अपनी डाइट का भी अच्छे से ख्याल रखा करें, अपनी सेहत का भी। इसी के साथ जो है हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर अल्लाह रखा आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड हैं जी ऑन्कोलॉजी एटॉमिक एनर्जी कमीशन मीनार सेंटर हॉस्पिटल मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, शकील से तो हम जानेंगे इस टाइम हमारी जो एजुकेशन के हवाले से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उनमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस हवाले से स्टूडेंट्स के हवाले से हमेशा हम बात करते रहते हैं कि क्या मसाइल चल रहे हैं, हमारे कॉलेजेस के क्या मसाइल हैं, क्या सहूलियात दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को। और इसके साथ ही सर से हम जानेंगे जिस तरह ये अक्टूबर का महीना जो है ये कैंसर से आगाही का महीना जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हमेशा हम इस पर बात भी करते रहते हैं और कोशिश ये होती है कि जितनी अवेयरनेस लोगों तक पहुंच सके वो लाजमी पहुंचे। आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही ना फौरन आपके जहन में जो है हमेशा एक डर और खौफ आ जाता है, लेकिन मैं एक बात करती हूँ कि आपने बीमारी से लड़ना होता है, बल्कि उससे खौफजदा नहीं होना होता। तो कोई भी बीमारी हो उससे इंसान को फाइट करके जो है अपनी सेहत के हवाले से हमेशा जो है अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो हम इनसे आज जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे। एहतियात क्या है, इलाज क्या है, वजूहात क्या हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस टाइम जो है BZU की यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम एकेडमिक काउंसिल का इजलास यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए कौन से अहम फैसले किए जा रहे हैं, इस हवाले से जानेंगे। जी, इस वक्त बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुश्किल वाइस चांसलर तैनात हुए हुए हैं। इस पर हमने पहले भी बात की कि वो कुछ अहम फैसले ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी पिछले कुछ सालों से कई किस्म के मसाइल का भी इनको सामना था और वो मसाइल कहीं हल होते भी नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि मुस्तकिल सरबराह मौजूद नहीं था। कायम मकाम वाइस चांसलर जो हैं वो तमाम मामलात को देख रहे थे। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब जो हैं उनको वाइस चांसलर तैनात किया गया है और यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में तकरीबन 2.25 घंटे का इजलास था। इसमें कई आइटम्स जो हैं वो पेश किए गए और तकरीबन 120 मेंबरान में से 115 मेंबरान ने शिरकत भी की और कई फैसले ऐसे थे जिनको कबूल भी किया गया, लेकिन कई फैसले ऐसे थे जिनकी मुखालफत भी की गई क्योंकि यूनिवर्सिटी है उसमें यूनिवर्सिटी असातिज़ा के भी ग्रुप्स होते हैं जो उस टाइम मौजूद थे, जिसमें UTF और बसूटा ग्रुप जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो यूनिवर्सिटी के मामलात में अपनी मनमाने की भी कोशिश करते हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि वो फैसले जो असातिज़ा से काम करवाने के मामले में होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इशू चल रहा था कि असातिज़ा जो हैं वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। जब वाइस चांसलर तैनात हुए तो उन्होंने पहला ऑर्डर ही यही जारी किया था कि जितने भी टीचर्स हैं वो अपना ड्यूटी टाइम पूरा करें। अब एकेडमिक काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें कई एजेंडे रखे गए, उनमें से जो जिस पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिसमें हमने देखा कुछ शोबाजात को ख़त्म किया गया है और यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और जो लोग हैं इनके जो लेक्चर्स कितने एक दिन में देने हैं, ठीक है, इस हवाले से काफ़ी सख्ती की गई है और यूनिवर्सिटी में ड्यूटी टाइम पूरा करने के हवाले से भी काफ़ी सख्ती की गई है। अब ये एक दो फैसले ऐसे हैं जिन पर असातिज़ा की नींदें भी उड़ गई हैं। अब एक प्रोफेसर जिसको लाजिम किया गया है कि वो एक दिन में 2 लेक्चर देगा, लेक्चरर जो है वो एक दिन में 4 लेक्चर्स लाजमी देगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो 3 देगा, एसोसिएट प्रोफेसर 2 लेक्चर्स देगा, ये लाजमी उन पर किया गया। अगर वो ऐसा नहीं करते, कोई भी जितने भी कानून के मुताबिक जितने लेक्चर्स एक टीचर पर किए गए हैं कि आज आपने इतने लेक्चर्स देने हैं, अगर वो उनमें से कोई एक लेक्चर भी मिस करता है तो उसका एक दिन का तकरीबन 4500 के हिसाब से एक अगर लेक्चर का फिक्स किया जाए तो उनके वो योमिया तनख्वाह काटी जाएगी।
ये बड़ा सख्त फैसला है यूनिवर्सिटी के साजा के लिए। अब यकदम ये सरप्राइज भी इसलिए हुए हैं क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ये बड़े कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे, अपनी मर्जी के माहौल में काम कर रहे थे। एक ये इशू भी था जो यूनिवर्सिटी को माली खसारा दे रहा था। दूसरा इनको इशू ये आ रहा था कि टीचर्स जो हैं वो अक्सर दफ्तरों से गायब पाए जाते थे। एक यूनिवर्सिटी में कोई 90 के करीब 94 के करीब प्रोग्राम चल रहे हैं, 80 के करीब कोई डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट में 500, 600 स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, जिसमें BS, MPhil, MSc, PhD प्रोग्राम्स हैं। अब स्टूडेंट्स को कई किस्म के काम भी होते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो मुतलका टीचर जिसे काम लेना है वो ड्यूटी से गायब मिलता था। वाइस चांसलर ने इस चीज़ को बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और उस पर पहले एक हुक्म जारी किया, लेकिन टीचर्स ने उसको मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा नहीं वाइस चांसलर आए हैं, अब इस तरह के हुक्म जारी करेंगे। लेकिन वाइस चांसलर ने दोबारा फिर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया कि अब सरप्राइज विजिट किए जाएंगे और जो टीचर दफ्तर में टाइम पे नहीं मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी में टीचर्स का टाइम मुकर्रर किया गया है सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक, और इस दौरान अगर कोई टीचर गायब पाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब ये कुछ ऐसे फैसले जो टीचर्स को बड़े सख्त लगे, और ये इजलास की अंदरूनी कहानी है। जब ये इजलास चल रहा था तो टीचर्स ग्रुप की जानब से वाइस चांसलर के साथ बड़ा सख्त इनके मुकालमे भी हुए हैं। काफ़ी मजाक उड़ाने की भी कोशिश की गई है कि आप ये किस किस्म के फैसले लेने जा रहे हैं, मतलब कई चीज़ें कर रहे थे। लेकिन वाइस चांसलर ने इसको बड़ा दानिशमंदाना तरीके से टेकअप किया और अभी लागू तो करवा दिया है। उम्मीद कर रहे हैं कि टीचर्स भी इन तमाम मामलात को जो है वो फॉलो करें। अब इसके साथ साथ कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़त्म भी किए गए हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी पर लोड बने हुए थे, जो उन पर इतना एडमिशन हो रहा था, जिसमें हिस्ट्री है, पाक स्टडीज़ है, फिलॉसफी है, लाइब्रेरी है, साइंस है, इस तरह के कुछ 8 के करीब शोबे हैं जिनको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन उनके जो BS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स हैं वो भी चलते रहेंगे। लेकिन उनमें काम, अभी जो काम चलेगा वो एक मशरूत तरीके से उसकी इजाज़त दी गई है कि आपको इस हिसाब से लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन इस तरह के फैसलों से यह है कि यूनिवर्सिटी से काफ़ी वर्कलोड जो है वो कम होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का बजट उस तरह से इजाज़त नहीं दे रहा। सही, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इसके साथ ही जो है डॉक्टर साहब से जानेंगे, इस टाइम जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर के अवामिल के हवाले से बात कर लेते हैं, क्या है? रहीम, थैंक यू वेरी मच। रोई TV हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने मदऊ किया हमें। आज का महीना बेसिकली मनाने का जो मकसद है वो आवाम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो खौफ है आवाम के अंदर वो उनकी कोई बेस नहीं है। तो अगर कैंसर कोई भी है, अगर वो टाइमली आप अप्रोच करें किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास तो वो इंशाल्लाह काबिल इलाज है। इसकी स्टेजेस होती हैं कैंसर की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसमें पहली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर 93% काबिल इलाज है। शुगर और ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, लेकिन ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट कैंसर का अगर कोई पेशेंट पहली स्टेज में डॉक्टर को अप्रोच कर लेता है और फिर टाइमली उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट होती है तो मोर देन 93% चांसेस है कि ये क्योर हो जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप टाइम डिले करते हैं और फिर लेट स्टेज में आते हैं डॉक्टर के पास, तो स्टेज 4 में ये जो आउटकम है ये बहुत नीचे ड्रॉप करके 13% पे चला जाता है। तो अवामिल इसमें मल्टीफैक्टोरियल हैं, लेकिन जो प्रूवन फैक्टर हैं उनमें 2 तरह के होते हैं। एक वो हैं जो हम प्रिवेंटेबल हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, और दूसरे वो अवामिल हैं जो हम बाई बर्थ लेके आते हैं, यानी जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो लेकिन जो अवामिल हमारे अपने बस में हैं, मतलब बाकी दुनिया के अंदर स्मोकिंग किसी भी टाइप की और अल्कोहल वगैरह यूजेज जो है ये एक इसका कॉजेटिव फैक्टर है। तो पाकिस्तान में तो ख़वातीन स्मोकिंग वगैरह और अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन बाकी जो है जेनेटिकली ये ख़वातीन लेके आती हैं कुछ, तो तकरीबन 25% 30% ये जेनेटिक्स में होता है। फैमिलीज़ जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर अगर ये कैंसर है तो फिर उनके टेस्ट होते हैं BRCA1 BRCA2। अगर खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव हैं तो फिर दे शुड बी मोर विजिलेंट। इसी तरह एक ओबेसिटी जो है एक प्रूवन कैंसर फैक्टर है ओबेसिटी, और वो लाइफस्टाइल के चेंज करने से, हमारी डाइट से, तो वो भी काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है। तो मतलब जो ये 2 हैं ये तो नोन है दुनिया के अंदर, और कुछ और फैक्टर्स हैं जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, केमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो वो तो गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, हमारी डाइट के ऊपर, और क्वालिटी चेक्स अगर हों तो शायद उसके ऊपर भी हम कुछ कम कर लें। सही।
बाकी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब बाकी दुनिया में 1 in 9 या 10 की रेशियो के साथ होता है, यानी हर 10 लड़कियां अगर कहीं पे बैठी होंगी तो उनमें से एक बदकिस्मत को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, मैं मीना आवाज चक्की अली गली मुल्तान गंज से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? बाजी आज ना मेरी बेगम जाग रही है कुदरती और लाइव प्रोग्राम मेरे साथ देख रही है, तो ऐसे के बारे में ना बात करनी थी जी। आपको पता है मेरी बेगम का किडनी का इशू है, इस वजह से ना वो थोड़ा सा साथ ये ना डाइट के बारे में पता कर देना बाजी। और दूसरा एक बेगम के लिए भी तुम मुखातिब भी और टिप भी हो, तुम्हें देखूं या तुमसे बात करूं? क्या करूं? हेलो। अच्छा, मुझे बात की समझ नहीं आई, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमारे कॉलर हैं, इनकी वाइफ को जो है वो किडनी का प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो वैसे तो ये ब्रेस्ट कैंसर का हाँ, है, तो लेकिन किडनी उन्होंने पूछ लिया तो किडनी में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि अब पता नहीं चल रहा कि उनको क्या इशू है, कोई स्टोन है खुदा ना खास्ता, या किडनी कोई शुगर की वजह से हो जाए। इनकी वाइफ जो है, क्योंकि हमारे रेगुलर कॉलर हैं, डायलिसिस पे हैं इनकी वाइफ आई थिंक। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि या तो डायबिटिक हैं या फिर हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर 8-10 साल के बाद फिर डायबिटीज अनकंट्रोल अगर हो या हाइपरटेंशन अनकंट्रोल हो तो उससे फिर किडनी फेलियर की तरफ आप जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में किडनी की जितने भी फैक्टर हैं वो यूजुअली प्रिवेंटेबल हैं, तो उनकी तरफ गौर करना चाहिए। क्या अब वो रिवर्सिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये फिर जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं। तो इसमें टाइमिंग होती है, कोई 10% या 20% अगर वो किडनी का फंक्शन बचा हुआ है तो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है खुदा न खास्ता तो फिर शायद मुश्किल है, फिर डायलिसिस भी रहना पड़ेगा। सही। अच्छा जी, जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे थे, वहीं पर हम जो है प्रोस्टेट जो कैंसर है इसके हवाले से भी बताइएगा, इन दोनों में क्या मुवाजना कर सकते हैं? दोनों कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, बेसिकली ये हार्मोन सेंसिटिव होते हैं। मतलब प्रोस्टेट कैंसर के टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि यूजुअली इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है। इस तरह ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं। तो वो प्रोस्टेट मेल के अंदर होता है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर होता है। मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। तो प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली ओल्ड एज के अंदर है, सेनिलिटी रिलेटेड है। 80-90 ईयर के अंदर जो है वो प्रोस्टेट यूजुअली कैंसर होता है। ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर में जेनेटिक्स शायद उतनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बेसिकली मेन जो फैक्टर है वो एज रिलेटेड है। और अच्छी बात प्रोस्टेट कैंसर के अंदर ये है कि वो उसकी जो ट्रीटमेंट बाकी कैंसरों में होती है, कीमोथेरापी या जो कन्वेंशनल रेडियोथेरापी, वो इसके अंदर नहीं होती। तो मोस्ट प्रोबेबली अर्ली स्टेज के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो हार्मोन थेरापी है, जो कि वेरी इजी, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो वो पेशेंट 4-5 साल तक लेता है। अगर वो क्यूरेबल स्टेज में हो तो वो फिर 6 महीने से लेकर 2 साल तक उसकी ट्रीटमेंट चलती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो एडवांस स्टेज में आता है तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत नोटोरियस है, ये बोन के अंदर यूजुअली जाता है। तो काफ़ी सारे पेशेंट जो है वो इग्नोर करते रहते हैं, और फिर उनको जब पेन डेवलप होता है तो देन दे प्रेजेंट के जी हमें दर्द है, और जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो चलता है प्रोस्टेट कैंसर है। अच्छा, इस पे हम मजीद डिटेल से जानेंगे नाज़रीन। अच्छा जी, जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे थे, वहीं पर हम ये भी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो वजूहात हैं वो क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जितनी तेजी से खवातीन में बढ़ रहा है। जी, मल्टीफैक्टोरियल है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया। इसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर केमिकल फैक्टर्स हैं, तो जेनेटिक्स इसमें इनकॉर्पोरेट करती है। तो जिनकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो दे शुड बी मोर विजिलेंट। तो उनको जो है वो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो इसकी स्क्रीनिंग का एक टेस्ट होता है मैमोग्राफी। तो वो 45 ईयर के बाद तो तमाम खवातीन को कराना चाहिए, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी डाउट है या जिनकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, दे कैन डू इट एट एनी टाइम। और बाकी जो फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो फूड क्वालिटी वगैरह है, यानी मैंने जैसे शुरू में बताया कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स बाकी मुल्कों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है। तो उसकी रीज़न मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद जो हमारी फूड की क्वालिटी है उसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस शायद उस तरह का नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी वो चीज़ें हैं जो अगर आप खाते रहें बगैर क्वालिटी चेक के, तो फिर शायद ये जाके फ्यूचर में आपके जेनेटिक्स के अंदर म्यूटेशन पैदा करती हैं, एंड दीज म्यूटेशन अल्टीमेटली लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर ये एक मैसेज है कि जो हम मुर्गी खाते हैं इसकी डाइट कैसी होती है, इसको क्या क्या दिया जाता है। इसी तरह जो ढाबों के ऊपर कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है, हाँ। इसकी क्वालिटी कैसी होती है। जो आप चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो चाय किस तरह की है। तो अभी मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला था कि कोई पाकिस्तानी कंपनी है,
उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स कुछ की फूड प्रोडक्ट्स की, सही। तो बाहर के मुल्क में जब वो गई तो दे चेक इट आउट और देन केम टू नो कि इसके अंदर कुछ 5-6 प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कार्सिनोजेनिक चीज़ें हैं, अच्छा। एंड दे डिडंट अलाउ कि वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। तो बाहर तो जो चीज़ भी जाती है वो उसका डीएनए लेवल तक चेक करते हैं, सही। लेकिन पाकिस्तान में शायद हम उस लेवल पे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक ये वजह है, आपकी जो सब्जियां हैं उनके ऊपर जो स्प्रे किया जाता है उसके क्या हेल्थ हैजर्ड्स हैं, और बाकी जो प्रूवन फैक्टर हैं उसमें एक ओबेसिटी है, और ओबेसिटी ज़ाहिर है एक लाइफस्टाइल चेंज करने से, अपना मुर्गन ग़िज़ाओं से बचें, वॉक करें, अपना टाइम के ऊपर सोएं, तो उससे अगर ओबेसिटी थोड़ी कम हो जाती है तो कुछ रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। कुछ और हैं इसके अंदर जो है लेट शादी करना, उससे आपके हार्मोन की थोड़ी डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाती है। सही। तो इस तरह ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना भी लिया जाता है कि जो खवातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो शायद ये दे आर रिलेटिवली मोर प्रोटेक्टेड। तो कुछ फैक्टर जो हम बच सकते हैं उनमें एक ओबेसिटी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, वॉक करें, और कोशिश करें कि अपने काम खुद करें बजाय इसके कि दूसरे लोगों पे आप डाल दें। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम बच सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वही कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर है एहतियात। प्रिवेंशन इज तो बेटर देन जितना हम एहतियात की तरफ जाएंगे उतना हम इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। और जिस तरह से आजकल बीमारियां आ जाती हैं पता भी नहीं चलता इंसान को कि कौन सी बीमारी कब जो है वो आप पर अटैक करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम शकील से भी जानेंगे। शकील, इस टाइम जो है पासपोर्ट बनवाने के हवाले से बात करेंगे, कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, फीसों में क्या तब्दीली आई है, इस हवाले से बताइएगा। जी, पासपोर्ट जो है वो इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है हर 5 में से कोई 3 पाकिस्तानी की तरजीह तो बनी हुई है पासपोर्ट बनवाना, और उसके पीछे उम्रे पे जा रहे हैं लोग, हज पे जाना होता है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रुझान बनता जा रहा है आउट ऑफ कंट्री जाने का और बाहर जाकर काम करने का। उसके पीछे हमारे मुल्क की हालात तो हैं ही हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है, हमने देखा हम मैं एक दो एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से स्टडी वीज़ा पर और इसके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप कैसे बाहर जा सकते हैं और कमा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की बहुत इंटरेस्ट होती है इस तरफ। जब भी कहीं कोई एजेंसी जाके कोई ऐसी एक्टिविटी करवाती है जिसमें स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट शो करवाते हैं। वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल पे जो है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा तादाद में नौजवान जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो हमने पहले भी इस मौजू पर बात की थी कि पासपोर्ट ऑफिस में पहले की निस्बत रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगा जब एक तो रूटीन एप्लीकेंट्स आ रहे थे और उनके पासपोर्ट बन रहे थे, फिर वो एप्लीकेंट्स इतने बढ़ गए कि पासपोर्ट ऑफिस के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं बची कि वो इन टाइम पासपोर्ट प्रिंट कर सकें और उसको डिलीवर कर सकें। लाखों का बैकलॉग एट अ टाइम ना पासपोर्ट ऑफिस में बन गया। उससे पहले ये नेशनल लेवल पे ये इशू क्रिएट हुआ जिसकी एक वजह ऑफिशियली तौर पर सामने आई कि जिनके पास कभी इंक नहीं है तो कभी पेपर नहीं है, इस तरह के इशूज़ आए। लेकिन महकमे ने कई दफ़ा प्रेस रिलीज जारी करके डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने ये बताया कि हम जो है वो अपना लॉग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों को परेशानी आ रही थी, पासपोर्ट लेट डिलीवर हो रहे थे। हमारे पास 3 किस्म के पासपोर्ट प्रिंट होते हैं जिसमें अर्जेंट है, फास्ट ट्रैक है और नॉर्मल है। जो फास्ट ट्रैक था वो तो 1 हफ्ते में आ जाता है, अर्जेंट भी तकरीबन 15 दिनों में डिलीवर हो जाता है। नॉर्मल जो है वो तंग करता है। नॉर्मल क्या ज़्यादा से ज़्यादा ये दौरानियाँ देते हैं कि आप 40 दिनों में आकर पासपोर्ट ले जाएं, लेकिन वो पिछले 1 साल में ये इशू ज़्यादा आया है कि वो 40 दिनों की बजाय 3-3 महीनों पर चला गया, कुछ लोगों का तो 6 महीनों पर भी चला गया। और फिर हुआ ये कि फीसें भी तब्दील की गई काफ़ी ज़्यादा। तो जिनके तो पहले बने हुए थे वो तो ठीक था, लेकिन अब जो नए रिन्यू करवाना चाह रहे थे या जिनके गुम हो गए हैं या जो नए बनवाना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक सरप्राइजिंग था कि फ़ीस बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा फीस बढ़ी है। वो नॉर्मल जो पहले 3000 में बन रहा था अब वो 4500 हो गया, 4500 वाला 7000 पे चला गया, जो 7000-9000 में बन रहा था वो 12000 पे चला गया है। तो ये फीसों की एक तब्दीली शेड्यूल है मेरे पास, मैं इस पर भी बात करता हूँ। लेकिन लोगों को जो मसला आ रहा है वो नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी है। तो हमारे अक्सर मुझसे लोग रब्ता करते हैं कि हमने नॉर्मल अप्लाई किया था लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो जिस किसी को अर्जेंट ज़रूरत होती है वो 7 दिनों वाला पासपोर्ट बनवाए, वो इन टाइम डिलीवर हो रहा है। बाकी दोनों पासपोर्ट जो हैं उनका महकमा आपको कह तो देगा कि आपका पासपोर्ट जो इतने टाइम में आएगा, वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है कि कितने दिनों में आता है, जो मतलब टाइम लिमिट महकमे ने मुकर्रर किया है। लेकिन लॉग इतना हो गया उनके पास कि वो इन टाइम डिलीवर नहीं कर सकती। अब एक और चीज़ जो पेश आ रही लोगों को, फर्ज करें कि मुल्तान का रिहायशी है, उसका बेफाम मुल्तान का बना हुआ है, ID कार्ड पे एड्रेस मुल्तान का है,
लोग काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में चले जाते हैं। अब एक शख्स जो कराची गया बैठा है वो चाहता है, या इस्लामाबाद गया बैठा, वो चाहता है कि मैं वहीं बैठा हूँ, मेरा वहीं किसी ऑफिस से पासपोर्ट बन जाए, या फिर वहीं से बैठे मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से पासपोर्ट बन जाए। तो महकमे की पॉलिसीज में ये नहीं आता। आपके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपका पहला पासपोर्ट आपका वहीं से बनेगा। तो कई लोगों, मेरे पास कई लोग ऐसे आए हैं जो इस चीज़ में होते हैं कि यार मैं इस्लामाबाद से वापस आऊँ पासपोर्ट बनवाने, और आपको पता है धक्के काफ़ी ज़्यादा होते हैं पासपोर्ट बनवाने में, आपको सरकारी कामों में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक पॉलिसी है उनकी कि आप किसी और शहर में बैठ के अपने वहाँ से पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, शर्त ये है आपका एड्रेस जो है वो वहाँ का हो। ये बच्चे का पासपोर्ट बनवाना हो या अपना बनवाना हो तो इसमें लेकिन जो रिन्यू करवाना है वो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। अब रिन्यू करवाने में भी इनकी जो है वो फीसेस पहले की निस्बत बहुत चेंज हो चुकी हैं। ये भी शहरियों के लिए जाना ज़रूरी है। वो लोग ये समझते हैं कि हम पासपोर्ट बनवाने गए हैं, पहले हमें इतनी भी फीस पड़ी थी, अब इतनी हो गई है, तो उन्हें लगता है कि एजेंट्स हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। अब एक एजेंट्स का भी इशू होता है। मुल्तान पासपोर्ट ऑफिस आप कभी गई हो, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो है वो स्टॉल्स लगा के आवाम बैठी है। अब मैंने कई लोगों को देखा है वो जैसे पासपोर्ट ऑफिस के बाहर अभी रुकते ही हैं तो एजेंट्स जो हैं वो उनके इर्द गिर्द घेरा डाल लेते हैं कि आपका काम जो है वो हम जल्दी करवा देंगे। अब कुछ लोग होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, एक काम जो अंदर से 4500 में होना है, एजेंट कहता है कि आपका काम जो है वो बड़ी देर लग जाएगी, तो मैं ये आपको 6000 में करवा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा सारा काम। वो क्या करते हैं 6000 उसको थमा देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उनका काम तखीर का शिकार हो जाता है या फिर उनका काम उनके हाथ से ही निकल जाता है। तो ये एक दो दफ़ा FIA के साथ मिलके कार्रवाई भी की गई थी, यहाँ पे सारों को सफाया किया गया था, DG आए थे, लेकिन दोबारा फिर ये माफिया जो है वो सड़कों पर आ गया है और लोगों को जो है वो लूट रहे हो। तो कभी भी एजेंट्स पर यकीन ना करें और आप अंदर जो आपका स्टाफ बैठा है उससे काम करवाएं। अब जो अंदर स्टाफ बैठा है वो भी कहीं ना कहीं माफिया बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं रुकावट डाल देते हैं कि आप ये चीज़ करवा के लाएं। अब वो जब वो बंदा परेशान होकर बाहर आता है, एजेंट कह, अब एक अंदर बैठा बंदा कह रहा है कि आप ये आईडी कार्ड की कॉपी नहीं है, या ये डेट एक्सपायर हो गई है, या कोई भी इशू क्रिएट कर देता है, ये होगी तो ही काम होगा। एजेंट कहता है कि नहीं तुम मुझे 6000 दो, तुम्हारा ये काम मैं करवा दूंगा। लोग इस चीज़ के दरमियान बड़े फंस जाते हैं और अक्सर लुट जाते हैं। तो ऐसे मामलात में आप अंदर वाले ऑफिसर्स पर ही काम करवाया करें और अपना जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ठीक करवा के उन्हीं से काम करवाया करें, ना कि आप बाहर एजेंट के हाथों लूटा करें। फीसिस हैं उनमें से ये बताना जो है वो, जिसमें नॉर्मल पासपोर्ट अब उसकी फीस पहले की 145 हो गई है, पहले 3000 ले रहे थे। इसमें अर्जेंट 7500 और फास्ट ट्रैक 12500 तक। आम शख्स जब जो गरीब है जो नॉर्मल नहीं वो बनवा सकता, उसकी जब अर्जेंट फास्ट ट्रैक की फीस होने वैसे हैरान हो जाता है। इसमें 5 साल 10 साल दोनों टाइप के पासपोर्ट की फीसिस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, नॉर्मल अर्जेंट तीनों आपको मुख्तलिफ में मिलेंगे। उसके बाद फिर कई टाइप्स आ जाती हैं, 36 पेजेस वाला, 72 पेजेस वाला, 100 पेजेस वाला। फिर पहली दफ़ा अगर आपका पासपोर्ट गुम हुआ है और आप बनवाने गए उसकी फ़ीस और होगी। दूसरी दफ़ा पासपोर्ट गुम हुआ है तो आप बनवाने गए, ये भी फ़ीस और होगी। इन लोगों को इन चीज़ में मसाइल का सामना रहता है। तो ये पासपोर्ट बनवाने, रिन्यू करवाने, दोबारा बनवाने में लोगों को मसाइल का सामना रहता है। तो ये कुछ आगाही लोगों तक पहुंचानी है कि वो अपने पासपोर्ट बनवाने से पहले इन चीज़ों को जहन में रखें। अच्छा सर, जिस तरीके से अब जाहिर सी बात है जिद्दत आती जा रही है, इलाज में भी जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो रही है, इस हवाले से हमारे जो हॉस्पिटल है, सेमिनार जो है, मैं समझती हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पर जाहिर सी बात जनूबी पंजाब में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम लोग आते हैं इलाज के लिए। इस हवाले से बताइए किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है अभी जदीद रिसर्च के मुताबिक, और क्या इस टाइम जो है इलाज में बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीनार कैंसर हॉस्पिटल बेसिकली एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अम्ब्रेला के अंडर में काम करता है। इस वक्त पाकिस्तान में एटॉमिक के अंडर में कुछ 20 कैंसर हॉस्पिटल अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं। सही। तो उनमें से एक ये भी है। तो मीनार 68 में बना था और उस वक्त ये डायग्नोस्टिक सेंटर था, और 2001 से ऑनवर्ड ये कैंसर की सहूलतें भी दे रहा है। हमारे पास इंडोर वार्ड भी हैं, प्राइवेट रूम भी हैं, यहाँ पे कीमो की सहूलत है, कैंसर की तशखीस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो सारे वहाँ पे होते हैं, और रेडिएशन वहाँ पे की जाती है मीनार के अंदर।
तो सिर्फ एक जो सर्जरी है उसके अलावा बाकी सारी कैंसर की ट्रीटमेंट की सहूलतें मीनार के अंदर मौजूद है। सही। तो हमारे पास जो पेशेंट की हेल्प करने का जो सिस्टम है वो दो हैं बेसिकली, या तो पेशेंट खुद पे करे या फिर बैतुल माल से उनकी हेल्प होती थी पहले, और अभी इस वक्त मेन सोर्स पिछले 4-5 साल से जो है वो सेहत कार्ड है। तो मोर देन 95% पेशेंट दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम सेहत कार्ड। तो उनका जो लिमिट है वो 4 लाख की लिमिट है और दैट इज एक्सटेंडेबल टू 7 लाख तक। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट इसके अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं। तो इनिशियली जब इन्वेस्टिगेशन करा के हमारे पास आते हैं तो अगर उसकी रिपोर्ट के अंदर ये साबित हो जाए कि ये कैंसर ही है तो फिर बाकी सारी की सारी ट्रीटमेंट सेहत कार्ड के थ्रू हो जाती है। सही। अच्छा सर, डायग्नोज के हम से थोड़ा सा बात करेंगे। इस टाइम जो है किस तरीके से तशखीस की जाती है, किस तरीके से जो है इस हवाले से भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। कैंसर की तशखीस के लिए ना जो सबसे बुनियादी टेस्ट होता है उसको बोलते हैं मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है। तो मेमोग्राफी में देखा जाता है कि ये जो आपको गिल्टी नजर आ रही है उसके फिर फर्दर कैटेगराइजेशन होती है। तो उसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो रसोलियाँ होती हैं यूजुअली वो कैंसर वाली नहीं होती, जो यंग बच्चियों में होती हैं। ठीक है। तो 80% 90% जो रसोलियाँ यंग एज के अंदर होती हैं यूजुअली दे कैंसर नहीं होती, तो उनको बोलते हैं फाइब्रोएडिनोमा। तो उसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट ओल्ड एज के अंदर अब 40 ईयर अगर कोई गिल्टी आती है और मेमोग्राफी जब हम टेस्ट कराते हैं तो वो उसकी हैत के बारे में बताता है कि ये एडवांस ग्रेड की लगती है अगर उनको उसका बायरेट स्कोरिंग होता है। तो अगर बायरेट स्कोर उसका 3 या 4 होता है तो फिर हम सुई के जरिए उसका टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कोई कैंसर के जरासीम तो नहीं है। तो अगर उसकी कंफर्मेशन हो जाती है कि ये वाकई कैंसर है तो फिर नेक्स्ट ये देखा जाता है कि इसकी स्टेज कौन सी है। सही। तो पहले नंबर पे बायोप्सी से कंफर्म करना है कि ये जो गिल्टी आपको नजर आ रही है कि वेदर दिस इज कैंसरस या नॉन कैंसरस। तो अगर वो कैंसर की नहीं है फिर तो खत्म होगी बात, फिर तो आपकी मर्जी, आप उसकी सर्जरी कराएं ना कराएं, उसकी स्टेज डालने की भी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जब कंफर्म हो जाएगा कि ये कैंसर ही है तो फिर ये देखा जाएगा कि इसकी स्टेज क्या है और ग्रेड क्या है। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, हर बंदा बल्कि पूछता है आके कि डॉक्टर साहब ये जब पहली रिपोर्ट आप लेके आते हैं उस पर लिखा होता है ग्रेड। तो बेसिकली ग्रेड इज डिफरेंट और स्टेज इज डिफरेंट। ग्रेड का मतलब ये होता है कि ये जो ट्यूमर है, जो रसोली आपको नजर आ रही है, ये अपनी जगह के ऊपर कितनी तेजी से स्प्रेड करती है, इसको बोलते हैं ग्रेड। स्टेज का मतलब होता है कि ये रसोली जो अपनी जगह पे पड़ी हुई है, रिगार्डलेस कि ये तेजी वाली है या स्लो वाली है, ये कितनी दूर बॉडी में जा चुकी है, दिस इज कॉल्ड स्टेज। तो स्टेज के ऊपर ही सारा फैसला होता है। अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट में आपकी जो डॉक्टर की नीयत है वो ये है कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसमें सर्जरी भी शामिल है, रेडिएशन भी शामिल है, कीमोथेरेपी भी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो पेशेंट लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है और वो कैंसर ब्रेस्ट से स्प्रेड आउट करके वाइटल आर्गन हमारे लीवर, लंग वगैरह या बोन में चला जाता है तो फिर लोकल थेरापी जिसमें सर्जरी या रेडिएशन का कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए प्लीज अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो वो बगैर इसको बोलते हैं मेटास्टैटिक वर्कअप, तो उसके बगैर सर्जरी ना कराएं। क्योंकि अगर सर्जरी करा के आप आ जाएंगे हमारे पास तो हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ही ना हो। सही। तो उससे पहले ही आकर जो है वो उससे पहले जब भी आपको गिल्टी फील हो तो प्लीज ना उसकी सर्जरी कराएं और ना ही मतलब सर्जन, जबकि सर्जन के पास जाएंगे तो बगैर कंफर्मेशन के आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी सर्जरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, आपके मेहमान के सलाम हो। और जाहिर है आजकल ये एक बहुत ही बर्निंग इशू हमारे चल रहा है। मेरे 2-3 सवाल है डॉक्टर साहब को। पहले सलाम हो डॉक्टर साहब। देखिए बात ये है कि मुझे जो इस बात समझ में आती है कि हमारे यहाँ जो है ना, एक तो पीरियोडिक एग्जामिनेशन का कोई तरीकेकार नहीं होता, ना जीपीस करते हैं ना कोई करते हैं। दुनिया भर में एक होता है कि आप एनुअली हर चीज का एग्जामिनेशन का टेस्ट होते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है। इसकी वजह से क्या हम डिले नहीं कर जाते अपनी चीज डायग्नोज करने में? ये एक सवाल। दूसरी एक बात है कि जो कैंसर है उसका जब उसका एक ट्रामा होता है, जब किसी को पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया है तो उस ट्रामा से भी निकलने के लिए उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। तो उसमें उसके घर वाले क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं? तो ये सवाल, ये मेरा दूसरा। और लास्ट क्वेश्चन जो है ना प्रोस्टेट के हवाले से है कि प्रोस्टेट में भी यही होता है मोस्टली, क्योंकि जब आपका यूरिन में प्रॉब्लम होती है आप उसको खींचते जाते हैं तो क्या वो जो हमारा खींचना, हमें लंबा करने की चीज को, वो कैंसर में तब्दील होता है? दिस माय क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। याहिया थे हमारे साथ कराची से जी।
पहला तो जो इन्होंने सवाल किया था कि फैमिली की सपोर्ट मिलती है कैंसर पेशेंट को या नहीं मिलती, वो जो ट्रामा है हम उसको कैसे एलिवेट कर सकते हैं। असल में कैंसर डायग्नोज होने से पहले ही वो ट्रामा शुरू हो जाता है। मतलब जब भी आपको ख़वातीन को पेन होता है ब्रेस्ट के अंदर या उनको गिल्टी फील होती है विदाउट नोइंग कि ये कैंसर है भी सही, वो ट्रामा उनका स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो पहले तो उनको समझाना है कि हर रसोली कैंसर वाली नहीं होती। अनलेस कि आपकी कंफर्मेशन हो, प्लीज आप पैनिक ना हो, आप आके इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाएं। अगर खुदा न खास्ता कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो फिर देखा जाएगा कि इसकी स्टेज कौन सी है। तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज तक मैंने बताया कि कैंसर काबिल इलाज है, ये लोकल डिजीज होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम सारी चीजें इनकारपोरेट करते हैं और हमारी इंटेंशन ये है कि ये क्योर हो जाए इंशाल्लाह। अगर आप लेट करते हैं और वो टाइम, वही बेसिकली कैंसर में ना जो इम्पोर्टेंट चीज है वो टाइम है, और टाइम अगर आपने ज़ाय कर दिया तो वो नाकाबिल माफ़ी गुनाह है मेरी नज़र में। क्योंकि अगर आप एडवांस स्टेज में डॉक्टर के पास आएंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर आपके पास ना डॉक्टर के पास इतना अच्छा आउटकम ऑफर करने की कोई चीज़ होगी और ना ही हम आपको कुछ बेहतर ऑफर चीज़ें कर सकेंगे। तो अर्ली स्टेज में आप कोशिश करें कि डॉक्टर के पास आएँ, उसमें इलाज सस्ता भी है और ये मर्ज काबिल इलाज भी है। और दूसरी बात ये कि ये जो डिजीज है ना, ये किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा लेबोरियस मसला होता है वो लंबा इलाज होता है। इसमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी, तो इट टेक्स यूजुअली 6 मंथ। तो अभी 6 मंथ में पेशेंट को बार बार अस्पताल में लेके आना, तो वो जो फैमिली, एवरीबडी हैज़ टू प्ले हिज रोल। तो ये मतलब उसके बच्चे, उसके भाई बहन जो लेके आने वाले हैं, जो केयर गिवर्स हैं, ये सारे के सारे उनकी सपोर्ट के साथ ही ये डिजीज़ इसका इलाज होता है। तो अगर फैमिली सपोर्टिव है तो मेरा ख्याल है कि वो पेशेंट बेहतर ट्रीटमेंट बर्दाश्त करता है, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है, वो खुश रहता है, वो खाता टाइम के ऊपर है। अगर वो डिप्रेशन में हो, उसको हर दफ़ा ये इलाज से ज़्यादा ये पैनिक को मुझे लेके कौन आएगा, मुझे मेरा खर्चा कौन उठाएगा, तो फिर ये दो चीज़ें जो ना वो उसकी जो साइड इफेक्ट है उनको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर देती हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और प्रोस्टेट के हवाले से जो आपने पूछा कि जी प्रोस्टेट के अंदर मतलब जब वो आ जाता है तो उसमें कैसे हमें डील करना चाहिए, तो प्रोस्टेट कैंसर मतलब वो तो बाद में बनता है। पहले अक्सर पेशेंट में 60-70 ईयर के बाद, जब भी नॉर्मल मर्दों के अंदर जब आप रात को 2-3 बार उठना शुरू कर देते हैं तो समझ जाएं कि आपका प्रोस्टेट बढ़ रहा है। अब वो बिनाइन होता है, ये बिनाइन मीन कि वो कैंसर नहीं है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, दिस इज मोर देन 80-90% मर्दों में 60-70 ईयर के बाद ये नॉर्मल फिनोमिना है। अब वो कैंसर है या नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर आपको पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है या आपको रात को जो उठने की आपकी वो है बहुत ज्यादा है और आप जाते हैं, आपको लगता है कि पेशाब मेरा आ ही नहीं रहा, बिल्कुल रुक गया है, तो फिर थोड़ी सी खतरा होता है। तो फिर उसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, उसमें एक टेस्ट है PSA उसको बोलते हैं, और दूसरा टेस्ट होता है बायोप्सी। तो फिर आपकी अल्ट्रासाउंड होगी, अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर को PSA होगा, अगर उस PSA आपका बड़ा हुआ है और अल्ट्रासाउंड में कुछ साइन है प्रोस्टेट कैंसर के, तो फिर आपकी बायोप्सी होगी एंड देन वी विल ऑफर यू प्लान देंगे कि कैसे आपको मैनेज करना है। अच्छा, वही ना कि हम तो कैंसर को देखते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेज पे या सेकंड स्टेज पे भी आता है तो उसके बाद जो है ये कैंसर की कुछ ऐसी जो गिल्टियां हैं वो आपके पूरे जिस्म में भी फैलना शुरू हो जाती हैं, उसको कंट्रोल। अच्छा, पहली और दूसरी स्टेज में नहीं फैलती, ठीक है। मतलब इसमें जो पहली स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर में अगर मैं बात करूं तो पहली स्टेज में हम अप फ्रंट सर्जरी कराते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि ये डिजीज बाकी जिस्म में, यानी पहले मैंने टेस्ट करा के कंफर्म कर लिया कि ये जो गिल्टी मुझे नजर आ रही है इसके अलावा बाकी जिस्म में कोई गिल्टी नहीं है, तो दिस इज यूजुअली स्टेज 1। सर्जरी के बाद भी तो गिल्टियां सम टाइम हो जाती हैं। अच्छा, वो फिर उसको बोलते हैं रिलैप्स्ड कैंसर। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नादिया है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरे वालदा की उम्र 55 साल है, उसकी छाती में ना पीक जैसा नजर आ रहा है बगल की तरफ। अच्छा, पिछले 1 साल से, और वो कह रहा कभी कभी दर्द भी होता है। आपने चेकअप करवाया? जी, हम सेवल गए थे 6 महीने पहले, ये शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में, उन्होंने टीका लगाया था, उससे इसको दर्द अच्छा खासा ठीक हो गया। अब फिर से दोबारा दर्द पड़ रहा है उसके। चेकअप तो उन्होंने नहीं कहा नहीं, आप ये बताएं कि वो आपको उन्होंने क्या बोला है कि ये करवाना चाहिए, इलाज तो कहाँ से हो सकता है? ये जो उन्होंने क्या बोला है कि गिल्टी के अंदर पीप है, पस है? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें काइंडली। जी जी, बंद किया। उन्होंने आपको क्या बताया कि ये जो गिल्टी है इसके अंदर पीप है? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ऐसे ही दर्द के लिए सिर्फ टीका लगाया। अच्छा, लगाया, बस फिर वालदा घर आ गई। अच्छा, 55 ईयर आपकी वालदा की? कुछ भी ना कहा, ना लिख के दिया, और उसके पीक पड़ रहा है। अच्छा, उसका तरीका कार ये है कि 55 ईयर के बाद, वैसे 45 ईयर के बाद किसी भी खातून को
कोई भी शक हो ना अगर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो उसका मीनार के अंदर एक हमारा ब्रेस्ट क्लिनिक होता है, वो डेली फंक्शन करता है। तो आप किसी भी दिन सुबह 8-9 बजे वहाँ तशरीफ लाएं और बोलें कि हमने ब्रेस्ट क्लिनिक में चेक कराना है, तो वहाँ पे हमारी जो डॉक्टर साहबा हैं वो आपका एग्जामिनेशन भी करेंगी और आपकी ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी भी होगी, और फिर हम आपको बताएंगे कि खतरे वाली है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो मीनार के हवाले से सर जानना भी चाहते हैं ना, क्योंकि हमारे निश्तर में जो है उसके साथ ही मीनार है, लेकिन लोग फिर भी जो है वो लोकेशन अभी तक जो है इस हवाले से लोगों का अवेयरनेस नहीं है कि अगर इस तरह की कोई गिल्टी महसूस हो रही है या कुछ पस पड़ रही है, कुछ इस तरह की अलामात आ रही हैं, तो वो किस तरह से जो है वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है। मीनार तो अब तो काफी फेमस हो गया, शुरू में नहीं था, लोगों को हम कहते थे कि मीनार जाना है तो निश्तर टावर में पहुंचा देते थे। अब तो जब आप एंटर होते हैं तो कैंसर सेंटर के बिल्कुल साथ ही मीनार कैंसर हॉस्पिटल है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम ये भी जानेंगे, इस टाइम जो है बहुत सारे हमने ये देखा कि इस टाइम जो है गैस, जैसे सर्दियां आती हैं तो गैस के हवाले से बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। जैसे हम गर्मियों में अभी तक हम जो है ये देख रहे हैं कि गर्मियों में भी जो है अच्छे खासे बिल आए और अभी तक स्टिल उसी की तरह जो है ना बिल आ रहे हैं। तो उस हवाले से जो है हम ये भी बात जानेंगे, इस टाइम जो है एलपीजी की कीमत जो है वो बढ़ने का खदशा है, इस टाइम जो है गैर कानूनी तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस हवाले से बताइएगा शकील। बिल्कुल, एलपीजी की हर साल की कहानी यही है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो इसकी तलब जो है वो बढ़ती है, इसका इस्तेमाल बढ़ता है। तो जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले लोग हैं उसकी कीमत भी बढ़ा देते हैं, ना सिर्फ खुद साख्ता बल्कि हुकूमत की जानब से भी एलपीजी जो है वो महंगी कर दी जाती है। तो एलपीजी अब सर्दियों में, चूंकि हमारे जो पिछले कुछ टाइम से जो गैस के कनेक्शंस हैं, सुई गैस के, वो नए कनेक्शंस पर पाबंदी है, नए कनेक्शंस नहीं मिल रहे। जिनके पुराने कनेक्शंस लगे हुए हैं वो इस्तेमाल करें। पुराने कनेक्शन जिनके लगे हुए हैं उनको भी अक्सर मसाइल का सामना होता है कि जब ज़रूरत होती है तो मोस्टली गैस जो है वो अवेलेबल नहीं होती। अगर गैस अवेलेबल है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है। अब उसका मुतबादिल लोग क्या करते हैं, एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी इस्तेमाल करने के लिए जो हुकूमत ने एक क्राइटेरिया दिया है कि एक मयारी सिलेंडर जो गवर्नमेंट फ्राहम कर रही है आप वो इस्तेमाल करें, लेकिन लोगों के पास वो सिलेंडर्स नहीं है। वो सिलेंडर्स जो है वो महंगे मिलते हैं और ना ही हर शॉप से वो मिलते हैं सिलेंडर्स। सुई गैस जो है डिपार्टमेंट वो खुद ये सिलेंडर्स फ्राहम कर रहा है, लेकिन उसकी रिफिलिंग भी वहीं से करवानी होती है, सिलेंडर्स भी वहीं से लेने होते हैं, उसकी सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, तो वो एक आम शहरी की पहुंच में नहीं रहते। तो एलपीजी का इस्तेमाल जब बढ़ता है तो उसके फिर हम कई नुकसानात भी देखते हैं। आपने खुद मुल्तान में ही देखा होगा, हर महीने डेढ़ बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या आ जाता है कि घर में गैस की वजह से आग लग जाती है। और इसको नेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इस पर बात की गई है, हुकूमत की ओर से क्रैक डाउन किए जाते हैं, ज़िला इंतज़ामिया भी इस पर क्रैक डाउन करती है, सिविल डिफेंस भी करता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही क्रैक डाउन होता है कि जब ऊपर से रिपोर्ट मांगी जाती है तो नीचे कार्रवाइयाँ करते हैं ग्राउंड लेवल पे, और चंद कार्रवाइयाँ, जुर्माने, FIR दे के अपने कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करके दे देते हैं, लेकिन इसके हल की तरफ नहीं आते। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। रिक्शे में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, आप देखें इतने सिलेंडर रिक्शों में रखे हुए हैं, वो मयारी नहीं है, वो कहीं भी फट जाते हैं और जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। अक्सर एलपीजी की दुकानों में आग लग जाती है। ये जो हाई एस गाड़ियाँ हैं, मुसाफिर बसें हैं, इनमें भी मोस्टली एलपीजी के सिलेंडर्स बड़े बड़े रखे हुए होते हैं, और अगर अक्सर इनको पेट्रोलिंग पुलिस वाले रोकते भी हैं, चेक भी होता है, और इन पर FIR होती है प्रॉपर, ये गैर कानूनी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। आप एक 40-30 मुसाफिरों की बस लेके जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो कोचेज़ हैं, ये जो हाई एस जिन्हें कहते हैं, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और कई दफ़ा आग लगने के वाक़यात हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा इनकी आग भी लग जाती है, लेकिन वो फिर भी इंसानी जानों से खेल रहे होते हैं। उसके साथ साथ फिर घरों में हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। जब घरों में सिलेंडर्स हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ गर्म करनी है रात के वक्त, कहीं भी थोड़ी सी भी अगर गफलत के बायस एलपीजी का वो सिलेंडर जो है वो कहीं से उसकी गैस लीकेज स्टार्ट हो गई तो उसका भी नुकसान होता है। और पिछली सर्दियों में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए थे कि गैस सिलेंडर्स जो हैं वो फटे और उनसे जो गैस लीक होती है उसकी वजह से भी जो है वो नुकसान हो गए। यहाँ एक तरफ तो सिविल डिफेंस को एक्टिव होने की ज़रूरत है कि जितनी भी दुकानें गैर कानूनी हैं, जहाँ पे सिलेंडर्स गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ कार्रवाई की। दूसरा, लोगों को भी थोड़ा सा साथ देने की ज़रूरत है कि आप सिलेंडर वो इस्तेमाल करें, सिलेंडर घर में मयारी रखें। ये जितने भी 2 किलो वाले, 3 किलो वाले सिलेंडर हैं, ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इनके जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो मटेरियल काबिल कबूल है ही नहीं। लोकल शॉप से बने हुए हैं, लोकल फैक्ट्री से बने हुए हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप कभी सिलेंडर किसी बड़ी शॉप पे जाएं और वहाँ से मयारी सिलेंडर देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा।
छोटे सिलेंडर में और बड़े मयारी सिलेंडर में। और जो मयारी सिलेंडर है वो कभी भी नहीं फट सकता, उसके बारे में वो खुद गारंटी देते हैं कि इसको आप ये गिर जाए कुछ मर्जी हो जाए ये नहीं फटेगा। लेकिन जो दूसरा है वो तो हीट होने से भी फट सकता है, गिरने से फट सकता है, कहीं से ज़रब लगती है तो फट सकता है। तो ऐसे वाकयात होते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसे वाकयात हों, लेकिन चूंकि जो रूटीन चल रही है हमारी गाड़ियों में, हमारे घरों में, हमारी एलपीजी शॉप्स पर, तो ये रूटीन जो है ये जानी नुकसान का बायस बन सकती है। उसके साथ साथ कीमत बढ़ने वाली बात है। पिछले साल और उससे पिछले साल को हम कंपैरिजन करें, दोनों सालों में एलपीजी 400-450 तक पहुंच गई थी। इस वक्त एलपीजी मिल रही है 260, 270, 251 समथिंग एलपीजी का रेट है, जो सरकारी रेट है। लेकिन आपको पता है सरकारी और गवर्नमेंट रेट में हमेशा फ़र्क रहा है। सरकारी रेट कुछ और होता है, उसका जो मार्केट का रेट है ये कुछ और होता है। मार्केट में 270 तक मिल रही है। अब ये तो है शहर का रेट, जहाँ महकमे जो है वो घूम रहे होते हैं और इनको रेट जो है वो कम रखना पड़ता है। आप शहर के अंदरून में चले जाएं, ये जो सूरज मियानी का इलाका है इनके अंदरून चले जाएं, हुसैनागाई के अंदरून चले जाएं, वहाँ रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहर से बाहर देहाती इलाकों में जाएं, वहाँ रेट जो है वो 3 जाता है। तो अब चूंकि लोगों को वैसे ही हर हाल में सर्दियों में एलपीजी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसकी कीमत जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका एक नुकसान आम बंदे को तो है ही है जो घर में इस्तेमाल कर रहा है, घरेलू सार्फिन। इसका ज़्यादा नुकसान होता है बेचारे रिक्शे वाले को। वो रिक्शे वाला जो सुबह दिहाड़ी करने के लिए निकलता है, बच्चों को स्कूल के बच्चे उठाने होते हैं, सारा दिन उसने सवारियाँ उठानी होती हैं, उसका एक जो किराया फिक्स हुआ है, फर्ज करें उसने यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने का आपसे 100 रुपये लेना है, वो 270 की गैस डलवा रहा है। ऐसे चंद दिनों में देखिएगा मौसम ठंडा होने की, मजीद मौसम ठंडा होगा, ये गैस 300 तक पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसी ये ना वही बात है कि जैसे जैसे जो है हमारे यहाँ जिस तरह मौसम चेंज होता है उसी तरीके से जो है हम देखते हैं महंगाई में भी उसी तरीके से इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया शकील आपका। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? आज के हवाले से या आज के महीने के हवाले से मेरे ख्याल में जो सबसे अहम पैगाम जाना चाहिए वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर में डरना नहीं है इलाज से, और बिल्कुल फोबिया जिन लोगों ने भी बनाए हुए हैं और आपको जिनसे डर के आप डॉक्टर के पास नहीं आते, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें टाइम है। प्लीज़ जब भी आपको कोई पेन फील हो या कोई गिल्टी फील हो तो अटामिक के जो अस्पताल है, मीनार कैंसर अस्पताल या आपके करीब जो भी अस्पताल है वहाँ पे आप जाएं और अपना स्क्रीनिंग टेस्ट मेमोग्राफी कराएं। उसके बाद ही तशखीस होगी कि कैंसर है भी सही या नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता है तो सबसे पहले आप जो है वो आपके टेस्ट होंगे जो ये बताएंगे कि इसकी स्टेज क्या है, और स्टेज के बाद ही डिसाइड होगा कि इंशाल्लाह ये काबिल इलाज है या नहीं है। तो मैंने बताया कि 3 स्टेजेस, पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज तक कैंसर काबिल इलाज है। चौथी में मुश्किलात वगैरह आती हैं। पहली स्टेज में शुगर, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर 93% ठीक हो जाता है। तो ये पैगाम है। बहुत शुक्रिया सर। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? कुछ ही बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर आपसे पूछना कि मैंने ना मेरा वो मसाले में उसका पेट किया था उन्होंने, तो वो फिर उन्होंने रिपोर्ट आई थी तो उसमें हल्का सा मसला था, तो उन्होंने कहा था कि दवाई की जरूरत नहीं है, आपको ये बस है, तो इसमें आप बस अपना एहतियात करें। तो 1 साल के बाद चेक कराया, मैंने लगातार 3-4 साल चेक करवाता रहा हूँ। तो अभी मैंने साल 1 हो गया अभी चेक नहीं करवाया। तो मसला तो इतना कोई नहीं है, लेकिन एहतियातन पूछना था डॉक्टर साहब से कि तो इसका क्या करूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मसाने में आई थिंक जी, उसमें ये है कि अगर आपको उन्होंने कोई थोड़ा सा डाउट, शक डलवाया था ना कि ये कैंसर है या अर्ली स्टेज का कैंसर है, तो अर्ली स्टेज के कैंसर के अंदर ऑपरेशन ही इसका इलाज होता है। और ऑपरेशन के बाद कई दफ़ा मसाने के अंदर दवाई डाली जाती है, उसको बोलते हैं इंट्रावेज़ाइकल कीमोथेरापी। वो पेशाब की नाली डाल के तो दवाई अंदर डाल देते हैं और घंटे 1.5 घंटे बाद वो दवाई निकाल दी जाती है। फिर हर हफ्ते ये प्रोसेस दोहराया जाता है, 6 हफ्ते तक ये किया जाता है। ठीक। तो अगर आप मतलब 3-4 साल आपको हो गए हैं तो बेहतर ये है कि 2-3 गिलास पानी पी के अपना मसाना, यानी जब आपका पेशाब रुका हो, मसाना भरा हो, तो उसको बोलते हैं फुल ब्लैडर के साथ आप अल्ट्रासाउंड कराएं, तो इसमें छोटे मोटी जो डोथड़े वगैरह होते हैं वो भी बेहतर नजर आ जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करा लें, अगर उसमें कोई इशू नहीं है तो फिर परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी उर्मिश कुर्बान, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो है दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं जी मोइजा रफीक, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा, आज 3 खवातीन है ना, और 3 खवातीन जो हैं वो जब मौजूद हो तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छा जी, आज जो है हम अपने जो है इन्वायरमेंट पे बात करेंगे उर्मिश से। इस टाइम जिस तरीके से हमारा माहौल जो है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जितनी तेज़ी से ख़राब भी हो रहा है, उसी तरीके से सेहत के मसाइल भी बहुत सारे आ रहे हैं। किस तरह हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं? ग्रीनरी जो है वो हम आए दिन इसके ऊपर भी बात करते रहते हैं कि दरख्त काटे जा रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से जो नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और उसके असरात जो है हम अभी तक देख रहे हैं, भुगत भी रहे हैं। अब देखें अक्टूबर का एंड चल रहा है, उसके बावजूद जो है अभी तक गर्मी है उस तरीके से, वरना अक्टूबर का जो महीना होता था वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्लेजेंट होता था। नवंबर में आपकी सर्दियां आ जाती थी, ऐसे ही है ना, वेलकम कर लेते थे। लेकिन अभी तक जो है हम लोग गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस हवाले से जानेंगे इस टाइम जो असरात पड़ रहे हैं, इसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आप देखेंगे पूरी दुनिया का मसला है क्लाइमेट चेंज। और इसके साथ ही जो है हम मुइज़ा से जानेंगे इस टाइम जिस तरीके से मौसम चेंज होता है वहीं पर हमारी डाइट जो है वो भी चेंज होती है। फिर हम आ जाते हैं, जैसी सर्दियां आ रही होती हैं तो हल्के हल्के जो है हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी चले जाते हैं कि वो किस तरीके से जो है आपको फ़ायदा देते हैं। इंसानी सेहत के लिए, जिस्म के लिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं। अच्छा, ये जानना भी ज़रूरी है कि अब आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो हर चीज़ में जो है वो कहते हैं ना, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं ताकि आप सेहतमंद रहें। तो ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट्स के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी कि उनको हमारे जिस्म में जो है वो कितनी ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से बात कर लेते हैं। उमेश, क्या कहना चाहेंगे उमेश? अच्छा जी, इन्वायरमेंटल चेंज की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 सबसे बड़ी रीजंस आती है हमारे पास, लैंड यूज चेंजेस और कंबस्शन। अब लैंड यूज चेंजेस में हमारे पास डिफॉरेस्टेशन भी आ जाता है। हम लोगों ने दरख्तों को काटा है, जंगलों को काट दिया और अपने घर बना लिए हैं, ठीक है। अब उसी लैंड यूज चेंजेस में हमारी इंडस्ट्रीज भी आ जाती है कि हमने वहां पे इंडस्ट्रीज लगा दी है। अब जब हमारे पास एक प्रॉपर एक सेक्शन था जो कुदरत ने हमें दिया था, जो कि दरख्त थे हमारे पास, वो हमारे कार्बन जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो रही थी वहां पे। अब जो कार्बन, जितने कार्बन वो ऑब्जर्व कर रहे थे और हमारे एनवायरनमेंट जो है उसको खराब होने से बचा रहे थे, अब वो तो वहां पे नहीं रहे। और डेफिनेटली अब जो वो कार्बन वहां पे जा रही थी, जो ऑब्जर्व हो रही थी जमीन के अंदर, अब वो वहां से ओपन हो गई है, वो हमारी एटमॉस्फेयर में आ गई है। और कार्बन जो है वो सबसे लॉन्ग टर्म चलती है, इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे देर तक रहता है और ये हमारी मेजर जो है ग्रीन हाउस गैसेज में आती है। सेकेंड, हमारे पास कंबस्शन आ जाती है, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में भी होती है और हमारी व्हीकल्स के थ्रू भी होती है। आजकल हम लोग देखते हैं हर एक बंदा, घर से अगर 3 लोग निकल रहे हैं तो तीनों अलग अलग अपनी सवारियां लेके जाएंगे, ये नहीं कि एक ही से चले जाएं। तो वो भी बहुत हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर देखा जाए तो जैसे अगर हम बैक पे जाएं, आइस एजेस की बात करें, जब ह्यूमन नहीं थे यहाँ पे, तो अर्थ हमारी क्या थी, मतलब कितनी ग्रीनरी थी, क्या टेम्परेचर था अर्थ का, जो गर्मी थी, गर्मी की तो हम इतनी बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आइस एजेस थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान जमीन पे आया, उसने जमीन को खराब करना शुरू किया, आइस एजेस अब नाम की रह गई हैं पोलर साइड्स पे। तो आई गेस के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो हैं उन्होंने ही अर्थ को खराब की है और जो टेम्परेचर अब हम फेस कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू आवर एक्टिविटीज। अच्छा, फिर हम अभी जिस तरीके से हम ये बातें ग्रीनरी, दरख्त काटे जा रहे हैं, अच्छा फिर यहाँ पर हमारी हाउसिंग सोसाइटीज क्योंकि बहुत तेजी से जो है बढ़ रही है, एक ट्रेंड ऐसा आया है जो एकदम से जो है वो अभी फैल गया है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली हम यहाँ पर मुल्तान की बात करें तो यहाँ का वेदर बड़ा अच्छा होता था। एक तो ग्रीनरी होती थी, आपको एक आप बोसन रोड पे जाते थे या कहीं भी कैंट एरिया में, अभी थोड़ा सा है कि आपको ग्रीनरी कहीं नजर आए, लेकिन उसके बावजूद आप बोसन रोड पे जाएं तो आपको वही जो है गाड़ियों का शोर, धुआं और आपको सांस लेने की बीमारियां और इस तरह की, कि अभी तक वहां पर जो है आप जहां भी दरख्तों के पास से गुजरे हैं आपको थोड़ा सा जो है ठंडक मिलती है। जैसे ही आप वहां से बाहर निकलते हैं तो आपको फिर दोबारा से जो है वो आप फील करते हैं कि यार गर्मी है, ज्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके हवाले से मजीद भी इनसे जानेंगे, इसके साथ ही हम जो है मुइज़ा से भी जानेंगे। इस टाइम जो हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, क्या कहना
कहना चाहेंगी जब हमारी डाइट चेंज होती है और हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ आते हैं, वैसे बड़े मजेदार लगते हैं, ऐसे ही है ना? आपका वैसे ड्राई फ्रूट कौन सा मजेदार आपको फेवरेट है? मुझे आलमंड्स बहुत पसंद है और कैश्यूज बहुत पसंद है। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? ड्राई फ्रूट्स के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आलमंड्स आते हैं, कैश्यूज आते हैं, पिस्ताचियोज आते हैं, वॉलनट्स आते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं कि एकदम हम ज़्यादा खा जाते हैं, तो हमने इसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। इसकी जो इसके अंदर फाइबर्स वगैरह हैं और गुड फैट्स हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और हमारे स्टाइटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। डिफरेंट जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज़ है किसी को तो वो आलमंड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और वो हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर हार्ट डिजीज़ है तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फाइबर्स होते हैं इनके अंदर, प्रोटीन्स होती हैं, तो ये डिफरेंट तरीके से जो है ना आपको बेनिफिट्स देते हैं। तो जैसे अब सर्दियाँ वगैरह आ रही हैं तो इसमें हम पीनट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, तो हम पीनट्स इतना ज़्यादा खा लेते हैं और फिर हम वेट गेन की तरफ भी चले जाते हैं। तो वेट गेन जब ज़्यादा होता है फिर हम कहते हैं हमने कुछ खाया नहीं है, लेकिन हम ड्राई फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं। यानी अपनी जितनी अमाउंट होती है हमारी कि हमने एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी एक, हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो हमने क्या करना है, उसको एक मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। तो यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने आलमंड्स लिए हैं तो हम 6 से 7 नट्स ले लें, तो वो हमारी एक टाइम पे रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। तो उसमें ओमेगाज होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें गुड फैट्स की तरफ लेके जाते हैं, यानी हमारा जो गुड HDL है उसको इंक्रीज करते हैं और LDL है उसको डिक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिट देते हैं। अच्छा, क्योंकि आज वर्ल्ड नट्स डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस दिन को यही होता है कि जितनी अवेयरनेस कि हमारे यहाँ जो है वो किस तरीके से नट्स की अहमियत को उजागर करना होता है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ठंडे इलाकों में जाएं जैसे मरी वगैरह है तो वहाँ पर नट्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और लोग इसको लेते भी हैं, खाते भी हैं। अब जैसे हम इधर लेके आ जाएं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अमाउंट लोग नहीं खाते, यानी हम दूसरे फ्रूट्स खा ले, एप्पल खा लेते हैं, बनाना वगैरह खा लेते हैं, तो हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और हम ये कहते हैं कि हम बेसिकली सिर्फ सर्दियों में ही करें, लेकिन ये नहीं है कि हमने गर्मियों में भी करना है इस्तेमाल, कि हम आलमंड्स ले लें, हम कैश्यूज का इस्तेमाल कर लें। आजकल जो ग्रेवीज वगैरह बनती है उसमें कैश्यूज का इस्तेमाल करते हैं, हम कैश्यू नट ग्रेवी बन गई है। और फिर हम आलमंड ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, यानी ये नट से ही सारी चीज़ें आई हैं। विटामिन E बेस्ड जो है हमारे पास, स्किन के लिए बहुत अच्छा है आलमंड। और वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो वॉलनट्स के अंदर जो है हमारे पास कॉपर और जिंक वगैरह है, तो जो हमारी डिप्रेशन के चांसेस को कम करते हैं। सही। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ड्राई फ्रूट जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में हर सीजन में लेना चाहिए। और उसके अलावा जो है हमारी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे पिस्ताचियोज हैं, पिस्ता वगैरह, वो स्टाइटी प्रोवाइड करते हैं और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो डिफरेंट नट्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे किडनी पेशेंट्स हैं और उनको स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं, तो हमने क्या करना है कि उसमें हम जो कैश्यूज हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑक्सलेट बेस्ड होते हैं। तो ऑक्सलेट जो हैं वो किडनी स्टोन्स को प्रमोट करते हैं। तो हमने ना डिफरेंट नट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रख के और हम उनको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। सही। अच्छा, और इसके साथ ही उर्मिश, आप कौन से वैसे नट्स का इस्तेमाल करती हैं? मैं मोस्टली आमंड्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा सुना है कि आमंड्स से आपकी आई साइड अच्छी होती है, आपके हेयर अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा बस ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, वैसे भी जो स्पेशली हम अपनी माओं को देखें ना तो वो यही होता है कि बादाम जो है ना वो बच्चों की जिस तरह ज़हनी नशोनुमा के लिए हम बात करते हैं कि उनके लिए किस तरह से फायदा दे सकते हैं या उनकी याददाश्त को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो ये रात के टाइम जो है वो 7 बादाम। अच्छा, गिन के साथ वैसे गिन के जो 7 बादाम रखते हैं, इसकी क्या ये जो मतलब ज्यादातर एक पीछे से रीजन चलती आ रही है कि ओड नंबर्स में हमने इस्तेमाल करना है, जैसे 3, 7, 9। लेकिन ये है कि हमने इनको एक हमारा सर्विंग साइज भी होता है ना, कि हमने सर्विंग साइज के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो 6 से 7 नट्स इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर आपने भिगो के इस्तेमाल करने का वो किया, तो उससे ना हमारा डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर आप ओवरनाइट सोक करो बादाम को, तो अगर आप सुबह
क्या कहते हैं आप उसको इनटेक करो तो वो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी इजी हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग नट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हाँ। तो उससे डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये वाकई होता है कुछ लोगों को जो है नट से बड़ा प्रॉब्लम होता है, या किसी को भी जो है वो खाने से उस तरीके से जो है वो एलर्जी भी होती है, एलर्जी भी होती है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल पीनट एलर्जी आजकल जो है ना वो बहुत होती है। तो यही है कि पीनट्स जो है ना वो एलर्जिक, जिनको पीनट एलर्जी है तो वो पीनट्स नहीं खा सकते, तो वो दूसरी तरफ दूसरे नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही है कि पीनट्स जो है ना वो अब सर्दियां आ रही हैं तो लोगों ने पीनट्स इस तरह से खाने हैं कि जैसे कोई वो अगर कि सर्दियों का वो कहते हैं ना जैसे ही आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में कॉफी चाय और इस तरह की, क्योंकि आपके ये इस तरह के इस्तेमाल जो है उसके फिर नट्स का इस्तेमाल इसलिए आ जाता है कि आपने जो है एक तो फैमिली गेट टुगेदर हो तब भी आप नट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घर में बच्चे जो है वो गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो उसमें भी नट्स के साथ जो है तो ये एक मूंगफली तो वैसे ही सबकी बड़ी फेवरेट होती है। और हमें नट्स वार्म भी रखते हैं ना, हाँ। कि हम सर्दियां हैं तो हमें ठंड लगती है तो वो हमें वार्म करते हैं। जैसे पाइन नट्स है, चिलगोजे हैं, तो वो इजी टू कैरी है। चिलगोजे तुमने नाम ले लिया, बहुत महंगे हैं हमारी पहुंच से दूर है। हाँ जी। लेकिन ये है कि हमने उसको इस तरीके से कर लिया है कि हमने ज्यादा खा लेना नहीं। आप जैसे चिलगोजे हैं वो 7 to 8 या 1 आउंस जिसको हम 30 ग्राम्स कहते हैं, तो हम आप उसको आप डिवाइड कर लो और आप उसको तरीके से खा लो। सही। अच्छा, वही ना, आप बादाम की जो है वो आप खाएं तो वो उससे आपका ये जो है वो भी आपकी सेहत के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा उर्मिश, जहाँ पर हम असरात की बात कर रहे थे, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हमें अब इस टाइम जो हम असरात देख रहे हैं, जो नताइज देख रहे हैं, वो हमारे लिए अब बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मौसम जो है वो उसी तरीके से चेंज हो, और जिस तरीके से मौसम को देखते आ रहे हैं। अभी आप क्या समझती हैं किस तरीके से मौसम को बेहतर कर सकते हैं? अगर हम इंडिविजुअल लोगों की बात करें कि आप लोग अपने से क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली छोटे छोटे स्टेप्स जो हम लोग रोजमर्रा सबको ही बताते होते हैं, क्योंकि अभी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें इंटर्न्स स्कूल्स को विजिट कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर रहे हैं और बच्चों को ये सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपने किस तरह से अपने माहौल को करना है, मतलब अपना आपने क्या इनपुट देना है। तो उसमें बेसिकली यही है कि अगर आप जैसे जा रहे हो, आप अपनी ट्रांसपोर्ट जो है उसकी बजाय आप प्रेफर करो कि आपको जो ऑफिस है उसके पास अगर कोई जैसे बस स्टेशन लगता है या मेट्रो स्टेशन लगता है, आप मेट्रो यूज कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम कर लें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा कर लें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को आप अपना कम कर लें, प्लांटेशन कर लें। प्लांटेशन जो है वो बेस्ट वे है आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा आपकी जो जहां जहां से आपकी ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली इमिट होती है ना, आपने उन चीजों का इस्तेमाल कम करना है। जैसे हमारे जो फ्रीजर्स हो जाते हैं उसमें भी हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, तो हम लोगों को बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करना चाहिए जैसे जिनसे इमिशंस कम हो जाए, स्पेशली जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, इमिशंस जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज भी बल्कि ईपीडी जो है वो काम कर रहा है, जो भट्टे वगैरह हैं उनको भी जिगजैग जो है टेक्नोलॉजी यूज करने का कहा है, ताकि आपके जो स्मोक है वो मोस्टली जो है वो फिल्टर अपने उसमें ही हो जाए। ठीक है, और इंडस्ट्रीज को भी इसी तरह का अगर आप कोई भी डिस्पोज कर रहे हो, वाटर डिस्पोज कर रहे हो, तो आप वाटर को प्रॉपर पहले फिल्टर करें। ठीक है, अगर आपका कोई स्मोक जा रहा है तो वो आप स्मोक पहले सारा फिल्टर करके निकालें उससे। और जहां हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की और उसके साथ साथ जो है हम नट्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो वहीं जो है वो चाय भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मेरे लिए तो चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर चाय बनी हुई हो टपाल तेज़ दम में तो क्या ही बात है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं रंग की, तो आपको पता है इसका रंग बड़ा बेहतरीन, और इसका खुशबू जो है इसकी वो बहुत ही मज़ेदार, और इसके साथ ही आपको जो एहसास दिलाता है वो ताजगी का एहसास दिलाता है। हर कप में जो है वो ताजगी का एहसास दिलाए टपाल तेज़ दम। और साथ ही अगर मैं बात करूं, टपाल तेज़ दम बढ़ाए आपका दम, जो देख के मैं कहती हूँ हमेशा इसकी जो है, हमेशा आप चाय जब पीते हैं, कड़क चाय लोगों को बड़ी पसंद होती है, तो स्पेशली जो अगर आपने कड़क चाय पीनी हो तो टपाल तेज़ दम की आप चाय पी सकते हैं, और इसके साथ ही ताजगी का एहसास भी ले सकते हैं। तो कहते हैं ना, टपाल का तेज़ दम लगे ठा करके, तो वो जो है वो ऐसे ही ठा करके लगता है। हाँ, ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में चाय मेरे ख्याल में हर किसी को पसंद होती है। आपको भी चाय उर्मिश पसंद है? आई एम टी लवर। जो टी लवर होते हैं जनाब, वो टपाल तेज़ दम जो है वो आपको हमेशा ताजगी का और एक अच्छी खुशबू का एहसास दिलाता है। चाय लवर के लिए तो चाय हर दुख दर्द की दवा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और अगर वो टपाल तेज़ दम में हो तो क्या ही बात है ना। अच्छा जी, इसके साथ जो है चाय के साथ आपसे जो है वो थोड़े से आपसे भी पूछूंगी मुइज़ा कि इस हवाले से बताएं चाय के कैसे फवाइद होते हैं।
चाय एक बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना? स्किन पे अफेक्ट करती है हाँ। आपकी स्किन। लेकिन ये है कि चाय आपको मॉडरेट रिव्यूज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोगों को जैसे सर में दर्द होता है तो वो कहते हैं कि चाय जो है ना उससे हमारे सर का दर्द कम हो जाता है। और बहुत सारे लोग जैसे इसके एक ड्रॉबैक्स भी हैं और इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो एनीमिक लोग होते हैं जिनकी खून की कमी होती है तो मैं कहती हूँ कि चाय वो कम पिएं, क्योंकि जो चाय की पत्ती है उसमें एक ऐसा कंपोनेंट होता है टैनिन जो हमारे जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ठीक है। तो उस हवाले से जो है ना जो चाय है इसको हम थोड़ा कंज्यूम कम करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय से सर का दर्द कम होता है और चाय जो है ना वो थोड़ा काम देती है हाँ बॉडी को। और कहते हैं अपने थोड़ा सा हाँ। एक्टिव भी होना हो ना तो फिर आपको चाय चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है हम अपने तौर पे ज़ाती तौर पे जो इंसान जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, इंडस्ट्रीज हमारी क्योंकि अब इस तरफ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी स्टिल हमारे जो है इस पे काम करने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ जो है बहुत सारी गाड़ियों के हवाले से बात करें तो धुआं छोड़ रही होती हैं, बहुत सारे रिक्शे ऐसे हैं जो धुआं छोड़ते हैं, जहरीला धुआं जो है जिसकी वजह से इंसानी सेहत पे बहुत असरात पड़ते हैं। तो इस तरह की कौन सी बीमारियां हैं जब आप इस तरह के मौसम में हो तो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले ना हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं कि अगर आप स्मोक इनहेल कर रहे हो, और ये अभी स्मोक का मौसम स्टार्ट भी हो चुका है। मैं कल देख रही थी कि लाहौर में अच्छी खासी, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल जो है वो बारिश का भी सोच रहे हैं कि बारिश की जाए ताकि मौसम वहाँ पर बेहतर हो सके। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डिसऑर्डर जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इस सारे के सारे टेम्परेचर की या सारा जो क्लाइमेट हमारा बन जाता है इसमें हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा सामने आती है। जैसे आजकल सबको फ्लू हुआ है, बहुत सारे मलेरिया के केसेस सामने आ रहे हैं, डायरिया के केसेस सामने आ रहे हैं। ये सारे के सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, क्योंकि हमारे जो ये फ्लीज होते हैं या ये हमारे मॉस्किटोज होते हैं ये बेसिकली इसी तरह के इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं और फिर वो हमें ही अटैक करते हैं। और बल्कि अब के जो मॉस्किटोज हैं वो अगर हम कंपेयर करें इनके पहले वाले इंसेस्टर्स के साथ कंपेयर करें तो ये ज्यादा एडेप्टिव हो गए हैं इस टेम्परेचर को, इस क्लाइमेट को। अगर हम इनके ऊपर वो पुरानी दवाइयां इस्तेमाल करें तो ये नहीं मरते उससे, क्योंकि ये इस चीज को अडेप्ट कर चुके हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आ जाती है और दूसरे नंबर पे हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो वो जो है वो हमारे इनहेलेशन में जाके हमारे लंग्स पे भी इफेक्ट करते हैं, हमारे माइंड पे भी इफेक्ट करते हैं। अब आप देखें, आप दो पीपल को इमेजिन करवा लें कि एक जो है वो एक ऐसे एरिया में बैठा है जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत ज्यादा स्मोक है और वो उसको इमेजिन कर रहा है। इमेजिन करते करते ही उसका मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं हम अपने रूम्स में प्लांट्स वगैरह रखने की वो करते हैं कि यार हाँ इससे अच्छा लगता है इंसान को, एक माहौल अच्छा हो जाता है, इंसान का माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो ग्रीनरी जो है वो वैसे सोच के ही हमारा मूड अच्छा हो जाता है। वो ये बड़ा आपके मूड के ऊपर बड़े इफेक्ट करता है, मूड पे, माइंड पे, आपके थॉट्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये चीजें। पता नहीं, जब हम नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा नेचर की जहाँ हम करीब हो, वहाँ जाके हम बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारे वहाँ नेचर आ जाती है। तो अक्सर होता है कि आप जब अल्लाह की कुदरत को देख रहे होते हैं तो आप उसकी खूबसूरती को देख रहे होते हैं तो आपको आपकी आंखों को भी ठंडक महसूस हो रही होती है, आपका माइंड जो है वो बड़ा आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। आपको लगता है यार एक प्योर आपकी जो हवा है जिससे हम समझते हैं कि आज के दौर में तो हमें खैर खालिस जो है वो खाने पीने की भी हमें कोई चीजें नहीं मिलती, ना ही खालिस हवा मिल रही है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। तो वो ग्रीनरी जो है वो आपको वाकई, मैं सुबह में कभी ऐसा होना कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने लॉन में जाती हूँ, तो वहाँ मुझे पौधे और हमारे जो है मुझे वो ग्रीनरी का जो एहसास दिलाते हैं ना, वो कहते हैं कि यार मूड आपका अच्छा हो जाए। और सुनने में ये भी आता है, हमारे अबाव साथ कहते हैं कि अगर आप ग्रीनरी देखते हो सुबह सुबह तो आपकी आंखों की जो बिनाई है वो तेज होती है इससे। कितने फायदे हैं, अब हम उन फायदों से महरूम होते जा रहे हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम नट्स की तरफ भी आते हैं। अच्छा, जिस तरह से मूंगफली के तो आपने बहुत सारे फवाइद भी बताए और उसके साथ ये भी बताया कि हम जब बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो उतना ही आपको थोड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि फिर आप उसका ऐसा लगता है कि आपकी भूख खत्म हो गई है, आप पे बड़ा ऐसे बोझलपन सा भी महसूस होता है, ऐसे ही है ना। तो जब हम हमारे पास आ जाते हैं बादाम, तो आगे जिसके हमारे स्किन के लिए भी अच्छे हैं, आपके हेयर के लिए भी अच्छे हैं। वहीं पर हम बात कर लेते हैं जो हमारे काजू हैं, वो क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, काजू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है?
अच्छा, जो काजू है वही मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर कॉपर है और उसके अंदर जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अब सर्दियां आ रही हैं तो उसमें बार बार इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे, नज़ला, जुकाम, बुखार वगैरह। तो ये होगा कि जो नट कैश्यूज़ हैं, ये काजू जो है वो हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे और एक जो है हमें इन्फेक्शन से बचाएंगे। और उसके अलावा हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें वो हाई फैट होते हैं, यानी गुड फैट होते हैं, लेकिन ये है कि हमें उससे एनर्जी ज़्यादा मिलती है। जैसे जैसे एनर्जी ज़्यादा मिलती जाएगी तो हमें मोटापे के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये है कि हमने उसको एक लिमिटेड अमाउंट। अच्छा, पता भी नहीं चलता ना सर्दियों में, आपने वो आप कहते तो यही है ना कि आप एक मुट्ठी जो है आप उसको नट्स की आप खाएं, लेकिन हम ये होता है कि जब खाने बैठते हैं तो हमने बहुत ज्यादा खा लिया, फिर हाथ रुकता नहीं है, फिर बड़ा मुश्किल से हाथ रोकना पड़ता है कि अच्छा यार। और हम फिर एक टाइम में ना फिर ज्यादा चीजें खा रहे हैं, यानी हमने एक टाइम पे काजू भी इतने ज्यादा खा लिए हैं, पिस्ता भी इतना ज्यादा खा लिया है, बादाम भी इतने ज्यादा खा लिए हैं, तो हमें पता नहीं चलता हम कितने खा रहे हैं। तो हम एकदम जो है ना वो एक मुट्ठी से ज्यादा ही खा लेते हैं। तो फिर इस तरीके से फिर, और हम जब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास मोटापे के आते हैं, मरीज आते हैं, वो कहते हैं हम तो इतना कुछ खाते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि एकदम ज्यादा खा लेते हैं और हम कहते हैं हम सिर्फ दिन में एक टाइम खाते हैं, तो वो अपनी एनर्जी ज्यादा ले लेते हैं, कैलोरीज का इंटेक तो उन्होंने ज्यादा कर लिया, तो उस तरह से फिर उनको मसला हो जाता है। अच्छा, कैलोरीज क्योंकि बड़ी होती हैं, तो आप क्या समझती हैं हर कितनी मिकदार में जो है हमें इन नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए डेली आपकी रूटीन में? डेली रूटीन में आप जो है 1 आउंस होता है 29 ग्राम जो है आप उतना इस्तेमाल कर लें, ठीक है, या आप एक मुट्ठी भर इस्तेमाल कर लें। अगर आपने एक नट इस्तेमाल किया तो आप 6 to 7 कर लें, और अगर आपने 2 या 3 नट्स इस्तेमाल करने हैं तो आप दिन के हिस्से में 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं स्पेशली वो ना ही सब्जियों की तरफ आते हैं, ना ही फलों की तरफ आते हैं, और ना ही नट्स की तरफ आते हैं। बड़ी मुश्किल से जो है उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। तो आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या समझती हो कि किस तरीके से बच्चों को जो है हम नट्स की तरफ ला सकते हैं, किस तरह से खिला सकते हैं? बच्चों को हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो उनकी जो फेवरेट नट्स हैं हमने उनको इकट्ठा किया, उनको हमने रोस्ट करके उनका एक पाउडर फॉर्म बना लिया, और उसके पाउडर को कंटेनर में डाल के उसको टाइटली पैक कर दिया। और उसके अलावा हमने उनकी जितनी भी उनकी फेवरेट रेसिपीज़ हैं उसमें हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। तो ये एक बेटर वे है कि हम उनकी डाइट में ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर दूध है उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून जो पाउडर फॉर्म में हमने रोस्ट किया हुआ पाउडर नट्स का बनाया वो हमने ऊपर डाल दिया। वो तमाम नट्स मिक्स करके? तमाम नट्स मिक्स करके, जिसमें आप आलमंड्स डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं। तो हमने उनका एक मिक्सचर बना, हमने उसको ऐड कर दिया। उसके अलावा हम जैसे एक सूजी की खीर बनती है तो वो बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो हमने सूजी के साथ साथ वो पाउडर ऐड कर दिया नट्स का, तो हमने उसको खीर बना के भी हमने उसमें ऐड कर दिया। सही। तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फेवरेट डिजर्ट्स में भी ऐड करके, कस्टर्ड है उसमें आपने स्प्रिंकल कर दिया है, और वैसे भी आलमंड जो है वो आप चॉप करके वो उनको खिला सकते हैं। अच्छा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बच्चों को किस तरीके से नट्स की तरफ लेकर आए, अच्छा फिर ये होता है कि डिजर्ट्स वगैरह में खैर मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ, जैसे घर में कस्टर्ड वगैरह बना लेना तो उसमें भी आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं नट्स में भी, तो वो बड़ा मजेदार एक बन जाता है। वो उसमें आप नट्स भी खा लेते हैं, फ्रूट्स भी ऐड होते हैं, तो वो भी इस तरीके से शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर जो है कस्टर्ड की एक अलग से डिश होती है, तो उसमें सारे फ्रूट्स एडेड होते हैं, तो लोग जो है वहाँ से भी अपना इंटेक पूरा कर लेते हैं। घरों में भी आप जो है ना वो मोस्टली ये होता है कि आप इस तरह की चीजें घर में जो है, स्पेशली हमारे घरों में तो खाने अब तो खाने भी इस तरह की डिशेस बनने लग गई हैं जिसमें नट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि डिफरेंट ग्रेवीज में भी जो है नट्स बादाम वगैरह ऐड करते हैं, काजू वगैरह, कैश्यू नट ग्रेवी बन रही है, शाही आपका कोरमा बन रहा हो तो शाही कोरमा में भी आपकी जो है वो आजकल तो राइस में भी डालते हैं नट्स। हाँ, राइस में भी, अफगानी पुलाव उसमें भी नट्स होते हैं। किशमिश जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, उसके साथ जो है वो आपने बादाम भी डाल लेते हैं, काजू भी, हर तरह के जिस तरह का आपको नट्स जो है आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम क्योंकि दोनों टॉपिक इस तरह से ज़रा डिफरेंट है, तो मौसम की भी बात करेंगे। मौसम जैसे चेंज होता है तो वहीं पर हम जो है अपना ख्याल भी कैसे रख सकते हैं, और मौसम के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम बात करें जनूबी पंजाब की तो ज़राअत के हवाले से हम बड़े रिच समझे जाते हैं, लेकिन वहीं पर हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फसलें, हमारी सब्जियां जो हैं, फल भी, हम उससे भी बड़ा मुतासिर होते हैं। जैसे इस आम के मौसम में हमने ये देखा कि गर्मियों में वो आम का ना ही टेस्ट था और ना ही उस तरीके से ग़िज़ाइयत थी कि आपको, मैं इस दफ़ा मैंने बड़े कम आम खाए हैं, मतलब मुझे ये होता है कि मैं आम लवर भी हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत कम खाए। हमारे माशाल्लाह बाग हैं आम के,
और मैं भी बहुत आम खाती बस हूँ, नेक्स्ट लेकिन टाइम जो है ना पेटियां तैयार रखना। लेकिन ये कि इस बार सच में आमों में वो टेस्ट नहीं था जैसे पहले होता था। और अगर देखा जाए क्योंकि हम लोग ही ये चीजें सफर कर रहे हैं और हमारी ही करामात हैं। अब हम लोग किसानों की बात ले लेते हैं, वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते। अब वो क्या करते हैं, जो फसलों की बाकियात होती हैं उनको जला देते हैं, तो ऑब्वियसली वो एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं जाकर हमें पे बैक तो करेगी ना वो। और वो इसी फेज में करती है कि हमारा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत अनहेल्दी साइड पे चला जाता है, और डेफिनेटली वो फिर हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो आई गेस कि ये जो हम जो फेस कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज, ये हमारी सारी की सारी देन है कुदरत को, जो कुदरत हमें वापस दे रही है। अच्छा, वही कहते हैं ना कि इंसान अब खुद भी, क्योंकि जिम्मेदार तो बेसिकली तमाम चीजों के हम लोग खुद ही हैं, तो फिर जब हम इन तमाम चीजों को फेस कर रहे हैं तो वो हमें हर हाल में करने ही है। लेकिन जाहिर सी बात है, एहतियात जो है वो बेहतर है कि हम एहतियात भी करें, या उन चीजों के हवाले से कि क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, या हमें किस तरह के प्लान्स बनाने चाहिए, या किस तरह के प्रोजेक्ट में जाना चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट बनाकर हम जो है उस लेवल पर जो है इस चीज को कम कर सकें। अब बेसिकली जो है हमारी गवर्नमेंट की भी बात करें या बाकी कंट्रीज की भी बात करें, तो दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इन हो गए हैं, सस्टेनेबिलिटी और दूसरा डिकार्बनाइजेशन। अब डिकार्बनाइजेशन में हम लोग बेसिकली कार्बन की ही अमाउंट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो डिफरेंट एमिशंस को कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि सोलर एनर्जी को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सोलर कार्स बनाने लग गए हैं ताकि एमिशंस कम हो सकें। ठीक है, हमने हाउसेज जो है उन सबको हम सोलर पे ले गए हैं कि चलो जी वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसका बर्डन कम हो जाए, सोलर की तरफ चला जाए। दूसरा, हम लोगों के पास आते हैं SDGs, जो कि 7 होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हम लोगों ने फुलफिल करने होते हैं विद इन 30 ईयर्स। अब जो पाकिस्तान के पास आए हुए हैं वो 2030 में कंप्लीट करने हैं हमने हर हाल में। अब उसके अंदर हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन भी आ जाता है, हमारे पास जीरो हंगर भी आ जाता है कि आपने मुल्क के अंदर जो है वो भूख जो है वो नहीं आनी चाहिए। अब दूसरे कंट्रीज ने तो इसके ऊपर कर लिया है कंट्रोल, कि वहां पे एक प्रॉपर जो लाइन है वो कर दी गई है कि इस लाइन से नीचे किसी को भी नहीं वो जाने देंगे हम, और इतना हम पे करेंगे कि कोई भूख की वजह से ना मरे। लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक इस चीज पे कंट्रोल नहीं किया गया है। सेकेंडली, उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ चली गई हैं। अब जैसे चाइना है, उसने अपना कोल पावर प्लांट जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, जी ये जो गंद है ये सारा आप संभालें, हम सोलर की तरफ चलेंगे। तो बेसिकली जो कार्बन की इमिशन होती है कंट्रीज को उस पर भी पे करना पड़ता है, कार्बन टैक्सेस लगते हैं इसके ऊपर। अगर एक लिमिट होती है, अगर कोई कंट्री उससे एक्सीड करता है तो उसको वो पे करना पड़ता है। अब पाकिस्तान तो डेवलपिंग कंट्रीज में है, इसके पास तो इतनी इमिशन होती ही नहीं है कि ये उसको पे करे। लेकिन जो हमारा USA की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, तो अब उसे मूव करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स डिकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड सोलर एनर्जी। तो अब बेसिकली हमारे पास यही दो वे आउट है कि हम लोग जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसको यूज करें, फॉसिल फ्यूल से बिल्कुल बाय बाय कह दें इनको कि ये हमने नहीं यूज करने। एंड सेकेंडली, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें। आप जो काम करते हैं आप उसमें ये देखें माहौल को हम इसमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। जो पुरानी टेक्नोलॉजी की हमारे पास मशीन्स हैं वो ज्यादा मोस्टली जो है वो फॉसिल फ्यूल पे ही चलती हैं, कोल बेस्ड हैं, तो हम उनको चेंज करें, हम उनको सोलर पे लेके आए, या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम यूज करें जो कि हमारी डिकार्बनाइजेशन की तरफ मूव करें। अच्छा, फिर अभी जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम उस तरह के दरख्त भी तो नहीं, जिस तरह दरख्त काट रहे हैं, अच्छा फिर हम वो वाले दरख्त लगा रहे हैं जो ना ही साया जो है मुहैया हो रहा है उससे, ना ही जो है उसका कोई फायदा हो रहा है। अच्छा, फिर पौधे बहुत बेतहाशा लगाए गए, बेतहाशा पौधे लगाए गए, लेकिन उन पौधों को उस तरीके से उनकी लुक आफ्टर नहीं की जा सकती। या तो वो मुरझा जाते हैं या फिर वो गल सड़ जाते हैं, वो वहीं के वहीं हम रोड्स को भी बेहतर बना रहे होते हैं जी, खूबसूरती का एहसास हो, ताजगी का एहसास हो, लेकिन हम रोड्स के ऊपर क्या देखते हैं, रोड्स पे भी कुछ दिन तक तो उसको देखा जाता है कि जब पौधा लगाया जाता है तो हम देख लेते हैं पानी दिया जा रहा होता है जी, कुछ दिनों टाइम बाद देखते हैं वही पौधे जो है वो आपको वहीं पर जो है वो ढेर नजर आ रहे हैं और वो मर जाते हैं। अब बेसिकली इसमें हमारे सिस्टम का भी कसूर है और हमारा भी कसूर है। अब हमारे पास मुल्तान में DHA जो है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। कितने दरख्त काटे गए हैं यहाँ से, क्या उतने ही दरख्त वापस लगाए गए हैं? नहीं लगाए गए। आम के बागात थे यहाँ पे, सुनने में यही आया है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे आम यहाँ पर मशहूर है,
वहीं पर उन दरख्तों को काट दिया गया। अब वो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज थे हमारे, वो जो लॉस हुआ है उसको तो हम नहीं रिकवर कर सकते, लेकिन हमें एटलीस्ट उतने दरख्त तो लगाने चाहिए थे। अब हमारे सिस्टम क्या करता है, ये एनजीओस वगैरह जो होती हैं ये लेती हैं इस तरह के प्रोजेक्ट कि हमने इतने पौधे लगाने, इतने लगाने, लेकिन यहाँ पे हर बंदा ना दो नंबरी करने के चक्कर में लगा हुआ है, सॉरी टू से, बट ये चीज है, ये रियलिटी है। मैं कहती हूँ एक क्रूर रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना, इसको हजम करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। बट ये अब ये क्या कहते हैं कि जैसे उन्होंने साइन किया होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग 500 दरख्त लगाएंगे, वो पौधे लेके आते हैं, लेके आएंगे, साइड पे रखेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे और वो पौधे गायब, वो वापस या तो नर्सरीज में चले जाते हैं, सेल आउट कर दी थी, वहां से भी इनकम आ गई, या फिर उन पौधों का कहीं पता ही नहीं लगता, जो उनके अपने मेंबर्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं कि हाँ ये जो है ये हम ले जाते हैं, ये आप ले जाएं, तो इस तरह से वो पौधे उस साइट पे नहीं लगते जिस साइट के लिए आते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, जो डोनर है बाहर से जो दे रहा है पैसे, उसका भी कोई कसूर नहीं है, उसने तो पैसे दिए हैं, और उसको अगर आपने झूठ बोल दिया है, आपने प्रूफ दे दिया है कि मैंने ये पिक्चर्स बना दी, मैंने यहाँ पे लगा दिया, उसे बाहर से देखने तो नहीं आना कि वहाँ पे लगे या नहीं। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि ये एक पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एनजीओ वाला या कोई इस तरह के लोग आते हैं तो आप उनको कहें कि आपने ये पौधे यहाँ पे लगा के ही जाने हैं। आप उनको ऐसे ना जाने दें कि हाँ जी पिक्चर्स बना लिया आप जाएं। ये यहाँ पे हमारी आवाम का भी कसूर है, वो अपनी वॉइस को दबा लेती है, जो कि बहुत बहुत बड़ा जुल्म अपने साथ है और हमारे एनवायरनमेंट के साथ है। तो आई गेस कि ये जो आवाम है वो और जो एनजीओ है उनको मिलकर ये काम करना चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीजें वहीं पे बेहतर हो सकती हैं जहाँ पर हम भी और हुकूमती सतह पर भी। Exactly. अच्छा, ये दोनों तरफ से जो है वो इकट्ठे होकर ही काम कर सकते हैं, वरना हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारे हम इदारों पर ही चीजें छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से जो है हम लोग कहते हैं बस हमारा तो कोई इसमें है ही नहीं ना, हमने करना ही नहीं। तो जहाँ अपनी जिम्मेदारी है वहाँ पर जब घरों के बाहर भी तो हम लोग अपने घरों को सजा रहे होते हैं, उनका ख्याल रख रहे होते हैं पौधों का, तो वहीं पर अगर हम करते हैं कूड़ा करकट गली में। सबसे जो बुरी चीज इस टाइम हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही है वो है कचरा। कूड़ा करकट उठाया आपने और साथ ही आपके घर में खाली प्लॉट आपके घर के साथ है, वहीं पर जो है फेंक दिया जाता है। अच्छा, वहीं पर या फिर जला दिया जाता है और उसका धुआं जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। अब क्या करते हैं वो 50 रुपए वो जो कचरे वाला म्यूनिसिपैलिटी वाला आता है उसको नहीं देंगे कि आप हमारा कचरा ले जाएं, क्योंकि वो तो लेके जाते हैं प्रॉपर, फिर हमारे इंसिनरेशन टैंक होते हैं जिसके अंदर वो सारा कचरा जलाया जाता है ताकि वो जो वहां से स्मोक निकलेगा वो हमारे एयर को ना खराब करे। ये उसको नहीं देंगे, ये अलग से खुद जला देंगे कि हाँ ये ऐसे कचरा खत्म हो गया, जबकि ये मसले का हल नहीं होता। अब जो हमारी इंटर्नशिप चल रही है, मैंने जब पहले भी बताया है, अब इसमें स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इसी चीज की अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर आपको कचरा कहीं पे जलता हुआ नजर आता है उसको ऑन द स्पॉट ग्रीन पंजाब ऐप है उस पर आप कंप्लेन करें, उसकी पिक्चर लें, आप उस पर अपलोड कर दें। आप अगर इंटर्नी है तो आपका वहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, अगर आप इंटर्नी नहीं आप कॉमन पर्सन है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन करें, वो ऑन द स्पॉट आपकी जो है आपकी जो भी कंप्लेन है उस पर एक्शन लिया जाएगा। और अगर आपको पता है कि किसने जलाया है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, आपका नाम जो है वो राजदारी में रखा जाएगा। और सेकेंडली जो लात हुई थी जैसे क्योंकि बहुत सारे रक्शे आपने पहले बात की, रक्शे ऐसे हैं जिनकी बहुत गंदा धुआं निकलता है, गाड़ियां हैं जो का हाल देख लो कितना यार। हाँ, तो इस पे भी यही है कि हम लोगों की बेसिकली जो इंटर्नशिप चल रही है वो स्मोक फ्री पंजाब पे ही चल रही है कि हमने पंजाब को स्मोक फ्री बनाना है। और बेसिकली उसमें अगर आपको कोई ऐसी एमिशन ही नजर आती है, आपको विडा है या कोई ऑटो है जिसका ऐसा धुआं है जिसने अपना फिल्टर साफ नहीं करवाया हुआ, आप उसकी सिंपली पिक्चर क्लिक करें, आप उस पर अपलोड कर दें, और फिर उसके बाद जो हमारा ईपीडी डिपार्टमेंट है वहाँ से जो लोग हैं उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और ऑन द स्पॉट जो है या तो उसको फाइन करेंगे या उसको 1-2 दिन की मोहलत देंगे कि आप अपना फिल्टर साफ करवाएं, अगर वो नहीं करवाता उसको फाइन किया जाएगा। सही जी, चलिए, मतलब ये है कि फाइन की सूरत में अच्छा खासा फाइन इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ये लाहौर में इम्प्लीमेंट हो गया है। तो अब वो जहाँ पे 800 रुपए या 1000 रुपए आपको फिल्टर सही करवाने पे साफ करवाने पे लगेगा, वहाँ 2-3 हजार का आपको फाइन भी हो जाएगा। सही है जी। अच्छा जी, हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे महंगाई इतनी ज्यादा है। अच्छा, जहाँ हम बात करें कि यार जैसे ही सर्दियां आती हैं ना तो आपके फ्रूट्स भी महंगे हो जाते हैं, नट्स भी, और नट्स तो ऐसा लगता है बहुत ही महंगे हो जाते हैं, अभी पहुंच से दूर होते हैं। अच्छा, दिल कह रहा होता है यार ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, लेकिन वो आपकी जो है वो कहीं ना कहीं जेब फिर इजाजत नहीं देती। पता है ना कि सर्दियां आ रही हैं तो सबने फ्रूट्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं,
तो वो उस टाइम पे महंगा कर देंगे। फिर वाहिद एक मूंगफली मेरे ख्याल में आती है जो थोड़ी सस्ती हो जाती है, तो बंदा कहता है यार इसका जो है फायदा। अच्छा, पिस्ता बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन वैसे जैसे डिजर्ट्स वगैरह जैसे बने तो उसमें जो है, लेकिन पिस्ते से कितना आपको फायदा पहुंचता है? पिस्ता उसमें यह है कि वो पावर पैक है फाइबर के, यानी उसके अंदर इतना फाइबर है कि वो आपको देर तक आपको स्टाइटी प्रोवाइड करेगा, देर तक आपको भूख नहीं लगने देगा। और ये लोग ज्यादातर जो है ना, हम वेट लॉस के लिए रिकमेंड करते हैं कि फाइबर, हाँ फाइबर है, प्रोटीन है उसके अंदर, तो वो आप खाएं और आपको जो है ना वेट लॉस की तरफ फिर आप जाएं। अच्छा, चलगोजे के आज तक फायदे जो है ना वो बड़े हम कम इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। चलगोजे खाने से आपकी जो इम्यूनिटी है उसको कितना फायदा पहुंचता है? गुड फैट्स होते हैं उसके अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, यानी फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेमेशन है, किसी को सूजन वगैरह है तो वो कम हो जाएगी। फाइबर है उसके अंदर और गुड फैट्स हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेंगे, गुड फैट्स है उसको ज़्यादा हो जाएगा। और उसके अलावा जो है वो जो चिलगोज़े वगैरह हैं तो वो आपको जो है ना एक फाइबर भी देता है, प्रोटीन भी देता है, तो वो आपको जो है ना काफ़ी देर तक, यानी थोड़ी अमाउंट में भी आपको इतने ज़्यादा प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड कर देगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सही। जैसे अगर किसी ने जिसका वेट बहुत कम हो और उसने अपना वेट बढ़ाना हो तो कौन से नट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए और किस तरह से किया जाए? उस तरीके से कि अब वेट उसने बढ़ाना है तो वो आलमंड्स की तरफ जा सकता है, ठीक है, पिस्ते की तरफ जा सकता है। अब जैसे विंटर्स हैं, वेट बढ़ाना है तो आप डिफरेंट नट्स लो जो आपको अच्छे लगते हैं, अवेलेबल हैं और आपके लिए फाइनेंशियली तौर पे भी आप उसको ले सकते हो, यानी आप जहाँ हम इतने जंक फूड्स की तरफ आप पैसे जाया करते हैं, तो कर ही सकते हैं। वहाँ ये है कि थोड़ा बहुत चले आप वो पैसे शेक्स में डालते हैं ना, आप खजूर डाल दो, बादाम डाल दो और आपने दूध डाला है, उसको आपने शेक बनाया और आपने वो पी लिया, तो वो आपको एनर्जी भी देगा और आपको विटामिन्स भी दे देगा, वेट भी गेन हो जाएगा। यानी अगर आपने, हम लेते हैं ना कि हमने ज्यादा ले लिया तो हम मोटे ना हो जाए, तो जिन्होंने मोटा होना है तो वो ले लें, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी अमाउंट में, ज्यादा लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि वो एलर्जी भी क्रिएट कर देते हैं ना, ज्यादा लो तो फिर वो एलर्जी वगैरह भी। नट्स जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने कहा कि जिस्म को तवानाई भी दे रहे होते हैं, तो आपको एक जैसे सर्दी से भी बचा रहे होते हैं कि आपको गर्माइश का एहसास दिलाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है आप ज्यादा उनका इंटेक करेंगे तो वो आपको जो है उसका फिर नुकसान भी हो सकता है। ज्यादा सेहत के लिए जो है ना वो इतनी मिकदार में खाएं जितने आप हजम कर सकें। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे जितने बच्चे हैं, खवातीन हैं, जैसे खवातीन में हमें हमेशा देखते हैं हम वाइटामिन्स की बड़ी कमी होती है, प्रोटीन के हवाले से भी, तो वो किस तरीके से जो है वो अपने खानों में क्या डाइट प्लान उनको बनाना चाहिए, इस हवाले से बताओ। इस हवाले से हम ये बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब बच्चे हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो हम कहते हैं कि हम उन्हें नट्स वगैरह दे देंगे, लेकिन जब जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं अब उनको नट्स ज्यादा नहीं, बच्चे ज्यादा खाएं या बूढ़े ज्यादा खाएं या उनको जिनको कोई मसला है तो उनको नट्स लेने चाहिए, नहीं, हर एज के लिए जो है ना आपने नट्स देने हैं उनको, लेकिन टाइम टू टाइम आपने इस तरीके से करना है कि डिफरेंट ग्रेवीज में, दूध में आप शामिल कर लें, ठीक है, आप उसको कहीं ना कहीं पर आपने उसको इनटेक लाजमी करना है, ये नहीं आपने बिल्कुल अपनी डाइट से कट कर देना, तो आपने उसको इस्तेमाल करते रहना। हम जैसे सर्दियाँ हैं उसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हाँ आपने गर्मियों में भी इस्तेमाल करने हैं और आपने सर्दियों में भी और स्प्रिंग में भी, तो आप ये इस्तेमाल करें तो ये होता है कि आपको जितना आपको विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर वगैरह वो आपका इंटेक हो जाता है, कब से निजात मिलती है, फाइबर है उसके अंदर। मोस्टली बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा मसला होता है, डिप्रेशन वगैरह, और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए आप वॉलनट्स है, वॉलनट्स ब्रेन हेल्थ के लिए, अखरोट वगैरह जो है वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचाएंगे। सही। चाहिए कि आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो किसी भी टाइम जो है, अच्छा वैसे नट्स का इस्तेमाल जो है वो मॉर्निंग में ज्यादा बेस्ट है या हम दोपहर में या शाम में? अच्छा, इसका भी ये है कि जैसे आलमंड्स है वो आप मॉर्निंग में इस्तेमाल कर लें, सोक करके आप इस्तेमाल कर लें, और जैसे फॉर एग्जांपल पीनट्स हैं वो आप रात में इस्तेमाल कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा सर्दी लगती है तो आप करने के लिए अपने आप को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कैश्यूज हैं, वो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर आपको कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो वो आपकी बोन की हेल्थ को अच्छे करें। जैसे फॉर एग्जांपल मीनोपॉजल वुमेन्स हैं, ठीक है, और वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करती हैं दूध वगैरह और वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं, तो वो कैश्यूज वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो बोन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, तो आप उसको डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है।
पाकिस्तानी शुक्रिया। women तो वैसे ही हाँ। अपनी हेल्थ को साइड पे रख देती साइड हैं, पे रखते हैं, बाकी काम हाँ, पहले काम वो है कि ना हमारी सेहत जो है वो बिल्कुल हम अपनी प्रायोरिटीज में रखते नहीं है, Exactly. उसके फिर हम नताइज और मसाइल जो है वो हम बहुत ज्यादा हम उसमें अपने साथ ही अपनी सेल्फ के अपने साथ पूरा करते हैं। लॉयल नहीं है। आज से लड़कियों वादा करो, बच्चों को दे देंगे, बड़ों को देंगे, खुद नहीं लेंगे, खुद हाँ, भी लेना बिल्कुल चाहिए ऐसे ना। ही है। अच्छा जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उर्मिश? उर्मिश का तो एक नाम भी बड़ा डिफरेंट सा है ना, तो मैंने इनका मीनिंग पूछा तो खुश रहने वाली, तो वाकई वो फील हो जाएगा खुश रहने वाली जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मैं हर टाइम खुश रहती हूँ। चलो अच्छी बात अच्छा है। जी, मैं आज की जनरेशन जो है उसको बेसिकली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एक तो अपने इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें हर लिहाज से, ठीक है। सेकेंडली सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, और थर्ड जो है वो एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर है क्योंकि मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुकी हूँ। हाँ। तो बेसिकली मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप लोग खुश रहें। खुश रहेंगे, माहौल को बेहतर करेंगे, बिल्कुल। और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल, करेंगे, है ग़िज़ा ना का इस्तेमाल। ग़िज़ा। और इससे ये होता है कि आप जितना खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उतने आपका जो है वो जिंदगी के मामलात भी आसान होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे शो का हिस्सा बनी। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।